चलो फ्रेंड्स, अब करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मटेरियल कॉस्ट और एग्जाम के व्यू पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में से कम 8 नंबर और मैक्सिमम अगर कहना चाहूं तो 16 या 20 नंबर, इतने नंबर का एग्जाम में आता ही रहता है। यानी कुल मिलाकर ये हमेशा के लिए कैटेगरी ए चैप्टर कह सकते हैं आप, हमेशा के लिए कैटेगरी ए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यानी ये चैप्टर अगर स्किप कर दिया तो आपने रिस्क ले लिया। तो चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट, चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें करना क्या होता है, बेसिकली हम मार्केट से खरीदते हैं रॉ मटेरियल, तो खरीदने के बाद हम निकालना चाहते हैं कि हमें कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल कितने की पड़ी। ध्यान देना, एक होता है परचेज प्राइस, एक होता है परचेज प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक होता है परचेज प्राइस। परचेज प्राइस, मैं गया वेंडर के पास, मैंने बोला फलाना वाला मटेरियल मेरे को दे दो आप, तो उसने मुझे बताया 100 रुपए पर केजी है। तो वो 100 रुपए पर केजी मेरे को 100 में ही नहीं पड़ेगा, क्यों, मुझे और भी खर्चे करने पड़ते हैं उसके ऊपर। कई बार मुझे फ्रेट पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, कोई कमीशन देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं जिनको प्लस करने पर हमें पता पड़ती है कॉस्ट पर यूनिट। हमें क्या पता पड़ती है, कॉस्ट पर यूनिट। तो ऐसे आती है मेरी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल। तो इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे निकालें कॉस्ट पर यूनिट। ध्यान दीजिए, कॉस्ट पर यूनिट निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। यानी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। तो जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, इसके अंदर हम जानेंगे कि टोटल कॉस्ट में कौन कौन से आइटम को हम कंसीडर करेंगे और कौन कौन से आइटम को हम इग्नोर करेंगे। तो सबसे पहला आइटम है ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या लिखा है, डिडक्ट फ्रॉम परचेज प्राइस, यानी कि इसको हम कंसीडर करेंगे यस। यानी कि अगर हमें खरीदते वक्त कोई डिस्काउंट मिला है तो उसे हम माइनस करेंगे खर्चे में से। दूसरा होता है क्वांटिटी डिस्काउंट, इसको भी करेंगे माइनस, यस। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कंपनी की पॉलिसी की वजह से मिल रहा है डिस्काउंट हमारे को। और क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जब हम बल्क में खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, जब हम बल्क में खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, उसे बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। तो अगर हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिला तो भी माइनस होगा। फिर अगला कैश डिस्काउंट, इसे क्या करना है हमने, इग्नोर। यानी कि कैश डिस्काउंट को हम माइनस नहीं करते हैं। और मैंने यहां पर अलग से हाइलाइट भी किया है, लिख भी रखा है नॉट डिडक्ट। क्यों, बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल बेनिफिट। भाई क्योंकि मेरे पास भरपूर पैसा है तो मैंने क्या करा, तुरंत पेमेंट कर दी। मैंने कहा देखो पेमेंट 45 दिन में नहीं, पेमेंट 20 दिन में नहीं, पेमेंट 20 सेकंड में करूंगा, आप बताओ क्या डिस्काउंट दोगे। तो ये डिस्काउंट जो मुझे मिला है, ये मिला है बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो इसके बेनिफिट को मैं कस्टमर को पास ऑन नहीं करता, इसीलिए मैंने बोला कॉस्ट में इसको माइनस नहीं करेंगे। अगर कॉस्ट में माइनस कर दिया तो बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन हो जाएगा। कैसे पास ऑन हो जाएगा, जब कॉस्ट में से मैंने कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया तो टोटल कॉस्ट मेरी कम आ जाएगी। टोटल कॉस्ट मेरी कम आएगी तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी। जब मेरी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी तो मेरा सेलिंग प्राइस कम होगा। तो कुल मिला के हुआ क्या कि कैश डिस्काउंट का बेनिफिट इस तरीके से मैंने कस्टमर को पास ऑन कर दिया। बट मैं ये करना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने क्या बोला, इसको रिड्यूस नहीं करेंगे बिकॉज कैश डिस्काउंट इज माई बेनिफिट, नॉट माई कस्टमर्स बेनिफिट। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगर हमने कोई रोड टैक्स, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटी टैक्स यानी कोई भी खर्चा किया माल को लाने में तो परचेज कॉस्ट में उसे ऐड करेंगे, मतलब कंसीडर करेंगे। फिर अगला पॉइंट है जीएसटी। अगर हमने जीएसटी पे करा है माल खरीदते वक्त तो जीएसटी का अगर हमें मिलने वाला क्रेडिट तो हम कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, और अगर हमें जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलने वाला है तो हम कॉस्ट में ऐड कर देंगे। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे हमें जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, यानी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। ओके। फिर अगला है डैमेज, डिटेंशन चार्जेस, फाइन एंड पेनल्टी। इस पे खास ध्यान देना, रास्ते में आते वक्त कोई पेनल्टी लग गई, कोई फाइन लग गया तो अब हमारा खर्चा तो हो गया, जेब से चला गया हमारा पैसा, बट उस पैसे को हम खर्चे के रूप में ऐड नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर। आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों, माल लाते वक्त रास्ते में ट्रक का चालान कट गया 1000 रुपए का, 1000 रुपए का चालान कटा, इट इज ए पेनल्टी। तो पेनल्टी ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस हम कस्टमर पर नहीं डालते। जिस तरीके से हम कैश बेनिफिट कस्टमर को नहीं देते उस तरह हम एबनॉर्मल लॉस भी कस्टमर पर नहीं डालते, इग्नोर। फिर अगला है इंश्योरेंस कॉस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज एंड फ्रेट इन्वॉल्व। जो भी खर्चा होगा माल को लाने के अंदर सारे का सारा परचेज कॉस्ट में ऐड होगा। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ कंटेनर। कंटेनर मतलब क्या होता है, जिस बक्से में मटेरियल रख के लाए हैं उस बक्से का खर्चा होता है। अगर वो बक्सा वापस कर सकते हैं हम, मान लो मैंने बोला कि यार फलाना कंटेनर में डाल दो और कंटेनर के पैसे उसने ऐड कर दिए मान लो 5000 रुपए, अगर वो बक्सा वापस करने पर मुझे 5000 रुपए वापस मिल जाएंगे तो वो कॉस्ट मेरी टोटल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, यानी कंटेनर की कॉस्ट मेरी परचेज कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो नॉन रिटर्नेबल है, मतलब मैंने बोला भैया बड़े से कंटेनर में डाल दो, उसने कहा भैया 5000 रुपए लगेंगे, मैंने कहा ये रोजी 5000 रुपए, लेकिन उसने बोला ये वापस नहीं होगा जी कंटेनर, इसका मतलब क्या, 5000 रुपए लग गए, तो उस केस में क्या होगा, ये खर्चे में ऐड होगा।
यानी कि अगर नॉन रिटर्नेबल है तो कंटेनर पे किया गया खर्चा मेरी परचेज कॉस्ट में ऐड होगा, और अगर रिटर्नेबल है तो नहीं ऐड होगा। यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने कहा कि भैया जो मटेरियल मैं खरीद कर आपसे ले जा रहा हूं इसे आप अच्छे से कंटेनर में डाल दो, है ना। तो उसने क्या करा, अच्छे से कंटेनर में डाल दिया इसको, और मुझसे बोला कि साहब 5,000 रुपए दे दो कंटेनर के। मैंने कहा दे देता हूं भाई। फिर मैंने तो पूछा भाई अगर मैं इसको वापस करूं तो क्या वापस ले लोगे? उसने बोला साहब वापस तो ले लूंगा मैं, लेकिन आपको 5,000 रुपये वापस नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ 2,000 रुपये वापस करूंगा। तो इसका मतलब कंटेनर वापस तो मैं कर सकता हूं, बट मेरी कॉस्ट कितनी? तो 5,000 माइनस 2,000, तो मेरी नेट कॉस्ट होगी 3,000 रुपए। मेरी नेट कॉस्ट कितनी होगी? 3,000 रुपए। तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ 3,000 रुपए कॉस्ट के रूप में ऐड होंगे मेरे पास। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अगला आइटम नॉर्मल लॉस। ये जो अगला आइटम है ये रिलेटेड है विद यूनिट्स। ये देखो, जब मैंने निकाला कॉस्ट पर यूनिट तो नीचे का लिखा मैंने टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो इसका मतलब है क्वेश्चन के अंदर अगर नॉर्मल लॉस की यूनिट्स गिवन है तो उन नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को हम टोटल यूनिट्स में से माइनस करते हैं टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। हम उसे माइनस कर देते हैं। तो गुड यूनिट ऑलवेज एब्जॉर्ब कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, अच्छा जी, चलिए अब बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट की ओर। अच्छा, एक खास बात, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये बताओ कि हमेशा हम नॉर्मल लॉस माइनस करते हैं, जब भी हम निकालते हैं कॉस्ट पर गुड यूनिट तो हम करते हैं टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। सर ये बताओ कि एबनॉर्मल लॉस को माइनस क्यों नहीं करते? भाई एबनॉर्मल लॉस भी तो लॉस है। या कह लो कि सर एबनॉर्मल लॉस को हमेशा हम ये क्यों बोलते हैं कि कॉस्टिंग पीएल में डाल दो, यानी उसे हम कॉस्ट क्यों नहीं मानते, उसे लॉस क्यों मानते हैं हम? यानी कि एबनॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट क्यों नहीं मानते, इसे हम लॉस क्यों मानते हैं? इसका जवाब दो। या फिर एबनॉर्मल लॉस को यहां पर माइनस क्यों नहीं करते हैं, इसका जवाब दो। तो आइए इसका जवाब देने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिखा है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। दोनों क्या है, हलवाई हैं। दोनों का काम है दूध खरीद के लाते हैं, दूध से दही बनाते हैं और बना के मार्केट में बेचते हैं। मान लो दूध आता है 70 रुपए केजी के हिसाब से और दही ये बेचते हैं 100 रुपए केजी के हिसाब से। ठीक है ना, मतलब मार्केट में ये मान के चलो कि जो दही का नॉर्मल प्राइस 100 रुपए है और दूध का है 70 रुपए, अगर मार्केट से खरीदे तो। लेकिन आप किसकी बात कर रहा हूं, बना के बेचने की बात कर रहा हूं मैं। तो मान लो मिस्टर ए ने 2 किलो दूध खरीदा। देखो इसको मैं यहां पे अलग से लिखता हूं ताकि आपको पता पड़ेगा। भाई दो बंदे हैं ए और एक बंदा है बी। एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। दोनों का काम है दूध खरीदो, दही बनाओ, बेचो। मार्केट से में जो दूध का रेट चल रहा है यानी कि कॉस्ट ऑफ मिल्क, वो चल रहा है आपका 70 रुपए केजी। ठीक है, दोनों के लिए सेम है 70 रुपए केजी। अब हुआ क्या, मिस्टर ए मार्केट में गया और 1-1 किलो के 2 दूध के पाउच लेकर आ गया। क्या लेकर आया, ये 1-1 किलो के 2 दूध के पाउच लेकर आ गया। और मिस्टर बी गया, ये 1 किलो का 1 पाउच लेकर आ गया। अच्छा, अब रास्ते में क्या हुआ, जब मिस्टर ए आ रहा था तो इसके 2 पैकेट में से 1 पैकेट गिर गया, मतलब छूट गया इसके हाथ से। अब जब वो 1 पाउच छूटा वो फूट गया, तो वो पन्नी फट गई। तो हुआ क्या, इसका 1 किलो दूध सड़क पे बह गया। तो अल्टीमेटली कितना दूध घर पे लेकर आया ये, या दुकान पे लेकर आया ये लेकर आया 1 किलो दूध। अच्छा, इसने पैसे कितने पे किए थे भाई, 70 रुपए के हिसाब से इसने कितने पे करे थे, इसने पे करे थे 140 रुपए। क्यों, 70 रुपए केजी है तो बेचारे ने पे करे 140 रुपए और घर पे लेकर आया सिर्फ 1 किलो। अच्छा, अब मिस्टर बी है वो तो आराम से लेकर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 1 किलो दूध इसने खरीदा था और 1 किलो घर पे लेके आ गया। तो कितना हुआ ये हुआ आपका 70 रुपए। 70 रुपए का लेकर आया। अच्छा जी, अब हुआ क्या, दोनों ने इस दूध को दही में कन्वर्ट किया और मान लो ये 1 किलो दही बन गया। क्या बन गया, 1 किलो दही। ये मैंने माना है कि 1 किलो दूध से क्या बन गया, 1 किलो दही। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, मार्केट में अगर कंडीशन नंबर 1, मार्केट में अगर मैं ये मानूं कि नॉर्मल प्राइस ऑफ कर्ड 100 रुपए है, मार्केट में अगर मैं मानूं नॉर्मल प्राइस ऑफ कर्ड 100 रुपए है पर केजी, तो देखो ये तो आराम से बेच लेगा। ये क्या बोलेगा, 70 का लाया था 100 का बेच रहा हूं। लेकिन अगर मिस्टर ए इस बात पे अड़ जाए कि भैया मेरा तो 1 किलो दूध 140 का पड़ा है, तो 100 में तो बेच ही नहीं सकता मैं। अगर मिस्टर ए इस बात पर अड़ जाए कि मेरा 1 किलो दूध 140 का पड़ा है तो 100 का तो बेच ही नहीं सकता मैं, यहां पे मेरा लॉस है। तो आप बताओ मिस्टर ए का सेलिंग प्राइस क्या होगा? मिस्टर ए का सेलिंग प्राइस जो भी होगा वो 140 प्लस होगा, यानी 140 में कुछ प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड करेगा ये। अब मुझे बताओ, अगर आप कस्टमर हो और आपको पता है कि दोनों के पास मिलने वाला जो कर्ड है उसकी क्वालिटी सेम है, सेम दूध से बना है, वो किससे खरीदोगे आप, मिस्टर ए से या मिस्टर बी से? तो डेफिनेटली आप किससे खरीदोगे, मिस्टर बी से। अब यहां पर हुआ क्या, मिस्टर ए का तो माल ही नहीं बिकेगा। तो मिस्टर ए ने गलती क्या करी, मिस्टर ए ने गलती ये करी कि जो इसका एबनॉर्मल लॉस हुआ था ना,
जो इसका एबनॉर्मल लॉस हुआ था उसको उसने लॉस नहीं माना, उसने इसको भी कॉस्ट में ऐड कर दिया यहां पर, ये गलत है। तो अगर एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट में ऐड, एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट मानते हुए कॉस्ट में ऐड करोगे तो भाई साहब आपका सेलिंग प्राइस मार्केट सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो जाएगा, और अगर आपका सेलिंग प्राइस मार्केट सेलिंग प्राइस ज्यादा हुआ आपका माल बिकेगा ही नहीं। यानी पहले तो आपने एबनॉर्मल लॉस भी किया और मजे की बात है फ्यूचर में सेल भी नहीं करोगे आप, तो आपका और लॉस होगा। तो लॉजिकली क्या बनता है समझना, लॉजिकली क्या बात निकली एज ए कंक्लूजन, तो लॉजिकली एक बात कंक्लूजन के रूप में यह निकली कि भाई साहब एबनॉर्मल लॉस को इग्नोर करो, एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट में ऐड मत करो, एबनॉर्मल लॉस को लॉस मानो और दफा करो। इसका मतलब है 1 किलो दूध 140 का पड़ा ऐसा नहीं मानो, 1 किलो दूध 70 का ही पड़ा है और अब 100 रुपए में आप इसे बेचो या 90 रुपए में आप इसे बेचो या 70 + 20% में इसको बेचो, जो भी प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो उसे बेचो। तो यहां पर क्या करा मैंने, 70 रुपए को एबनॉर्मल लॉस मान लिया जो दूध की थैली फट के गिर गई थी। तो बात समझ में आ गई। अगर एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट मानकर मैं कॉस्ट में ऐड कर दूं तो मेरा सेलिंग प्राइस मार्केट प्रिवेलिंग सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो जाएगा, और ऐसी सूरत में मैं अपना फ्यूचर में और लॉस कर लूंगा, क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा है, कस्टमर मुझसे माल ही नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए एज ए मार्केट प्रैक्टिस लॉजिकल मेरे लिए क्या है कि जो नुकसान हो गया मेरी गलती से, जो है मेरा एबनॉर्मल लॉस, उस एबनॉर्मल लॉस को मैं लॉस मानूंगा, कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर दूंगा। ठीक है, मेरे से नुकसान हुआ, उस लॉस को मैं करूंगा बियर, उस लॉस को मैं कस्टमर की कॉस्ट में ऐड करके कस्टमर का सेलिंग प्राइस नहीं निकालूंगा। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो आप ना कोट पैंट बनवाने गए टेलर के पास, ठीक है, कोट पैंट बनवाने गए टेलर के पास, आपने कपड़ा भी उसी से लिया कि भाई कपड़ा भी आप ही देगा, उसने कपड़ा दिखा दिया आपको, उसने पूरा कपड़ा दिखाया और उसने बोला साहब ये कोट पैंट प्लस कपड़ा वपड़ा मिला मिलू के आपको पड़ेगा मान लो 15,000 का। ठीक है, आपने नाप वाप दिया, आप नाप देके घर पे आ गए, आपने कहा ठीक है 5 दिन बाद दोबारा आऊंगा तो मेरे को आप ये मेरे नाप के हिसाब से बना के दे देना। टेलर ने कहा ओके। जब टेलर ने बनाना शुरू किया आपके नाप का तो हुआ क्या, गलती से उस दिन उसके जो दुकान है, उसकी जो शॉप है वहां पे आग लग गई, और जो कपड़ा उसने आपके लिए काटा था कि इससे मैं इनका सूट बनाऊंगा, कोट बनाऊंगा, है ना, पूरा बनाऊंगा, मतलब अब वो जल गया। तो हुआ क्या, 2-3 दिन के बाद जब सब ठीक ठीक हो गया, जलने के बाद उसने फिर से नया कपड़ा काटा। तो उसने क्या करा, जब आप दुकान पर आए 5 दिन के बाद, बोला साहब ये रहा आपका पैंट सूट कोट जो भी आपने बोला था और पैसे लूंगा 30,000 रुपए। तो बताओ क्या आप 30,000 रुपए दोगे उसको? आंसर इज नो। अब वो ऐसा बोले कि साहब देखो लॉस हो गया, ये मैं जानता हूं आग लगी है, एबनॉर्मल लॉस है, बट मेरा तो खर्चा हो गया ना साहब, तो ये खर्चा तो मैं आपसे लूंगा ना, क्योंकि मैं आप ही की पैंट तो बना रहा था, मैं आप ही के लिए सूट तो बना रहा था। तो क्या हो जाएगा, पंगा। आप क्या बोलोगे, जा नहीं लेता, 30,000 छोड़ो, आप उसे 3 रुपए नहीं दोगे, आप उसकी दुकान से भाग कर निकलाओगे। क्या समझिए, अगर एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट मानने की गलती की और एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट के रूप में ऐड किया तो कस्टमर से लिया जाने वाला सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, और जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो कस्टमर अपनी टांग उठा के भाग जाएगा और आपका प्रॉफिट होने की बजाय नुकसान और बढ़ जाएगा। तो एज ए मार्केट प्रैक्टिस ऑलवेज एबनॉर्मल लॉस को लॉस मानते हुए कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करते हैं, इसे कभी भी कॉस्ट के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। तो वही कहानी है एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की भी। तो सेम तरीके से एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स को भी हम उसके बराबर लॉस निकालकर उसको हम कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करते हैं। इसीलिए एबनॉर्मल लॉस कभी रिड्यूस नहीं होता टोटल यूनिट के अंदर से, और एबनॉर्मल लॉस का जो अमाउंट है वो हमेशा कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होता है, वो कभी भी एज ए कॉस्ट चार्ज नहीं होता है। तो ये था जी हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। इसे बोलते हैं रिवर्स रीडिंग टेक्निक। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आपको पता पड़ जाएगा ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने किया होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो यानी कि आपको एक क्लू मिल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, एक सीक्वेंस सेट करने में आपको हेल्प मिलेगी कि पहले कौन सा क्वेश्चन करूं, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करूं, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करूं, आपको हेल्प मिलने वाली है। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो इसने बोला एसकेडी कंपनी लिमिटेड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। देखो यहां पर सिर्फ इन 4 शब्दों में ये वाली बात क्वेश्चन ने बता दी है कि इस कंपनी का जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसका मतलब है ये कंपनी कुछ माल खरीदती है और जीएसटी पे करती है, तो उस जीएसटी का इनपुट ये कंपनी नहीं ले पाएगी। इन 4 शब्दों से मुझे पता पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जीएसटी मैंने पे किया मटेरियल खरीदते वक्त तो वो जीएसटी मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, उसे मैं कॉस्ट में ऐड करूंगा। परचेज मटेरियल पी फ्रॉम ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 1 lot of 1000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल परचेज। इन्होंने कितना खरीदा है, 1000 यूनिट्स खरीदा है। ओके,
सबसे पहले गिवन है लिस्टेड प्राइस ऑफ वन लॉट। वन लॉट मतलब ये 1 यूनिट का नहीं है, ये 1000 यूनिट्स का है। यहां पे गिवन है 1 लॉट ऑफ 1000 यूनिट्स। तो एक लॉट है 50,000 का, तो भाई यहां पे लिखूंगा मैं 50,000 लिस्टेड प्राइस। फिर इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन लिस्टेड प्राइस। बताओ क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा नहीं होगा? माइनस होगा। तो 50,000 का 10% होगा मेरा 5,000, तो ये आ गया मेरा 45,000। फिर गिवन है सीजीएसटी और एसजीएसटी, और क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट नॉट अवेलेबल। अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे तो यहां पर ही समझ आ गया था कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो क्रेडिट नहीं मिल सकता। तो 12% मेरा क्या है? जीएसटी। तो भाई 45,000 का 12% हो गया मेरा 5400। तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा बिकॉज सैंडविच इज नॉट अवेलेबल, तो ये आ गया मेरा 50,400। इसके बाद कैश डिस्काउंट इग्नोर, इसका हम कुछ नहीं करेंगे बिकॉज कैश डिस्काउंट मुझे मिल रहा है मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से, तो इसका बेनिफिट मैं कस्टमर को पास ऑन नहीं करूंगा, जैसे एबनॉर्मल लॉस को मैं कस्टमर को पास ऑन नहीं करता। फिर अगला है फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऐड होगा। फिर अगला है टोल टैक्स पेड ऐड होगा, तो 50,400 में 3400 ऐड होगा, 1000 ऐड होगा। डैमेज ये क्या होगा? इग्नोर। ये क्या है? बेसिकली ये है पेनल्टी, ये है पेनल्टी, और पेनल्टी मतलब एबनॉर्मल लॉस, ये कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। फिर इसके बाद कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेज ऐड होगा। अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, ध्यान देना मैंने 6,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं। फिर बोलता है अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग ऑफ कंटेनर, मतलब 6 दिए हैं 4 मिल जाएंगे, तो नेट कॉस्ट मेरी कितनी है? 2,000 प्लस कर दूंगा। फिर बोलता है अदर एक्सपेंस है 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो पहले यहां तक ऐड करता हूं। 50,400 में 3400 ऐड होगा, 1000 ऐड होगा, 2000 ऐड होगा और 2000 ऐड होगा। तो निकालू जरा, ये आ गया मेरा 58,800। 58,800 के बाद एक खर्चा रह गया मेरा अदर एक्सपेंस के नाम से, तो यहां पर क्या होगा? अदर एक्सपेंस, और फिर मेरा क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? अदर एक्सपेंस है 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? 58,800 प्लस अदर एक्सपेंस बराबर है टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट का 2% है अदर एक्सपेंस, यानी टोटल कॉस्ट गुना 2%, और ये 58,800। छोटी सी मैथमेटिकल इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व कर दीजिए। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट गुना 2/100 आ जाएगा 58,800। तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट गुना 0.02 58,800, टोटल कॉस्ट गुना 1 माइनस 0.02, मैंने टोटल कॉस्ट को कॉमन ले लिया, तो टोटल कॉस्ट बराबर हो गया 58,800 डिवाइड बाई 0.98, तो ये आ गया मेरा 60,000 रुपए। ये आ गया मेरा टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन ने मुझे क्या निकालने के लिए बोला? क्वेश्चन ने मुझे वो निकालने के लिए बोला कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, फिर कहता है क्वेश्चन 20% ऑफ मटेरियल शॉर्टेज इज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, यानी मेरा क्या है? नॉर्मल लॉस। अच्छा, खरीदा मैंने कितना था? 1000 खरीदा था मैंने, 20% है मेरा नॉर्मल लॉस। तो मैं अगर निकालूं कॉस्ट पर यूनिट, तो फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो भाई 60,000 डिवाइड बाई 1000 यूनिट्स है, और लॉस है मेरा, नॉर्मल लॉस है मेरा 20%, यानी कि 1000 का 20 हो गया 200। तो निकाल लो भाई 60,000 बटा 800, तो ये आ गया मेरा 75 रुपीज पर यूनिट। तो लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। आंसर मैंने आपको प्रॉपरली दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है। ये देखिए विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और नीचे पॉइंट्स वन से मेंशन किए प्रॉपरली कि कौन सा खर्चा हम क्यों माइनस कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब कुछ लिख के दिया है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल। एग्जाम में फिर मुझे पता पड़ जाएगा रिवर्स रीडिंग टेक्निक। ये चैप्टर मटेरियल कॉस्ट का है और कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, 2 मटेरियल है मेरे पास, ए एंड बी। एन इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ एन कंसाइनमेंट ऑफ ए केमिकल ए एंड बी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 2 केमिकल खरीदे इन्होंने, केमिकल ए खरीदा 10,000 kg, 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख लगे। केमिकल बी खरीदा 8,000 kg, 13 के हिसाब से 1,04,000 लगे।
बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करी 10%, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट नॉट अवेलेबल। क्या मतलब इसका मतलब है इट विल बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद रेलवे फ्रेट। अब जरा ध्यान देना, रेलवे फ्रेट दे रखा है मुझे कंबाइंड, और मुझे निकालना है हर केमिकल का अलग अलग। तो इस रेलवे फ्रेट को ना मुझे दोनों में बांटना पड़ेगा, भाई केमिकल ए के लिए कितना और केमिकल बी के लिए कितना। मेरी बात बड़े गौर से सुनना, खास पॉइंट है, मेरी बात बड़े गौर से सुनना। और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी बताया नहीं मेरे को कि रेलवे फ्रेट किस बेसिस पर लगा है। तो यहां पर इस रेलवे फ्रेट को जो कि 3480 का है, मेरे पास इसको बांटने के दो तरीके हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन साइलेंट है। तो क्या शुरू हो गई फिर, एजम्पशन। देखो कई बार ना स्टूडेंट बहस करते हैं, बोलते हैं सर एजम्पशन ले लिया आपने तो एग्जाम में कैसे याद रखूंगा मैं। बात लॉजिकल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई एजम्पशन लेकर क्वेश्चन सॉल्व किया है हमारे आईसीआई ने, तो हमें सेम एजम्पशन लेनी होगी। अगर हम सेम एजम्पशन नहीं लेंगे हमारा आंसर डिफरेंट आ जाएगा। लॉजिकली तो करेक्ट होगा बट नंबर नहीं मिलेंगे। फिर इसका हम क्या करें, हमारी पूरी प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड है, पहला काम है एग्जाम पास करना, तो याद रख लो भाई। और एजम्पशन हर जगह नहीं होती है। अगर पूरे 100% कोर्स की बात करूं तो एजम्पशन वाला जो पोर्शन है मैक्सिमम 5 to 10% होगा, 90% तो लॉजिकल ही होगा, और ये 10% भी लॉजिकल है, बट यहां पर एजम्पशन ले रखी है इंस्टीट्यूट ने और हमें सेम एजम्पशन लेनी है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं समझता हूं कि लॉजिकली ये भी हो सकता था या वो भी हो सकता था या वो भी हो सकता है, एग्री। बट एग्जाम पास करने के लिए हम वही करेंगे जो हमारे आईसीआई ने किया है। तो देखो रेलवे फ्रेट को ए और बी में बांटने के लिए मेरे पास दो बेसिस हैं। एक तो क्या बेसिस है मेरे पास कि मैं इसे मटेरियल क्वांटिटी रेशियो में बांट दूं, मटेरियल क्वांटिटी रेशियो में बांट दूं, यानी कि 10,000 केजी खरीदा है मैंने ए और 8,000 केजी खरीदा है मैंने बी। तो एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि इस रेलवे फ्रेट को मैं 10,000 इंटू 8,000 के रेशियो में बांट दूं, इससे ए का केमिकल का अलग हो जाएगा, केमिकल बी का अलग हो जाएगा। अच्छा, एक मेरे पास है परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कि मैं इस रेशियो में बांटूं, और वो क्या है, 1 लाख दिया मैंने ए के लिए और 1,04,000 दिया मैंने बी के लिए। तो मैं ये बोल दूं कि भाई 1 लाख इस टू 1,04,000। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। हमारे इंस्टीट्यूट ने माना है इस वाले ऑप्शन को। क्यों माना है उन्होंने ऐसा माना है कि रेलवे के अंदर जो फ्रेट लगाया गया है वो लगाया गया होगा वेट के बेस पर। किसके बेस पर, वेट के बेस पर, ना कि रेट के बेस पर। किसके बेस पर, वेट के बेस पर। जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो बैग का वेट करते हैं ना, वो कितने किलो का लेकर आए आप कपड़ा लत्ता। तो ऐसा हमारे आईसीआई ने माना है, इसीलिए इस 3,840 को बांटने के लिए हम फॉलो करेंगे इसको, और इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर। तो कई बच्चों का डाउट ये वाला आता है, तो मैंने यहां पे उस डाउट को पहले से क्लैरिफाई कर दिया। ठीक बात है, चलिए तो आइए पहले कॉस्ट वाला आपको दिखाता हूं मैं। तो देखो सेकंड टेबल पे आ जाइए। 1 लाख है मेरी कॉस्ट, परचेज कॉस्ट 1,04,000 है मेरी परचेज कॉस्ट। बेसिक सैनवेट, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, 1 लाख का 10%, 1,04,000 का 10%। तो ये दोनों क्या है मेरी, इनका मुझे सैनवेट नहीं मिलेगा, यानी इट विल बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट। उसके बाद मैंने क्या करा, जो रेलवे फ्रेट था मेरा 3,840, इसको मैंने बांट दिया 10,000:8,000 के रेशियो में। बस इतने ही खर्चे, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा टोटल कॉस्ट। तो भाई कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट, और नीचे क्या चाहिए, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो आइए टेबल नंबर 1, ये टेबल नंबर 1 है, यहां पे क्या निकाल रहा हूं मैं, टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, ये निकाल रहा हूं। ये कितना है, तो फिर क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय दिस, आ गया मेरा कॉस्ट पर यूनिट। आओ जरा देखो, सबसे पहली बात, खरीदा मैंने कितना, 10,000 केजी 8,000 केजी। तो ये रहा 10,000 केजी और ये रहा 8,000 केजी। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ए शॉर्टेज ऑफ 500 केजी इन केमिकल ए एंड 320 केजी इन केमिकल बी इज नोटिस ड्यू टू, क्या लिखा है, नॉर्मल ब्रेकेज, मतलब नॉर्मल लॉस। और मैंने क्या बोला था, नॉर्मल लॉस तो माइनस करेंगे। तो 500 मैंने माइनस कर दिया, 320 मैंने माइनस कर दिया, कितना आ गया, 9500 आ गया और 7680 आ गया। फिर इसके बाद बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रेट पर केजी ऑफ ईच केमिकल एज्यूमिंग ए प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डेटेरियोरेशन। प्रोविजन, इसका मतलब है भविष्य में 2% और नुकसान होगा। मुझे सोचकर बताओ, मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, ये नॉर्मल लॉस कहलाएगा या एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। अगर नॉर्मल कहलाएगा तो क्यों, और अगर एबनॉर्मल कहलाएगा तो क्यों। सोच के ध्यान दो, मजे ले लेकर पढ़ाई करो, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, सोचो। मैं बताता हूं जवाब इसका। एबनॉर्मल लॉस मतलब होता है अचानक,
झटका, आग लगना, चोरी होना, एम्प्लॉय का माल जला देना, एबनॉर्मल, अचानक। तो अचानक वाले को हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। बट हमें पहले से मालूम है यहां तो कि 2% का नुकसान होगा, तो यानी कि ये भी क्या है मेरा नॉर्मल लॉस। तो इसका मतलब है जो मेरे पे 9500 और 7680 है उसका 2% क्या कर दूंगा, और कर दूंगा माइनस। यहां पे नॉर्मल लॉस 2 बार गिवन है, तो चाहे 2 बार गिवन हो चाहे 100 बार गिवन हो, नॉर्मल लॉस तो मुझे यूनिट्स में से माइनस करना ही पड़ेगा। तो 9500 का 2% और 7680 का 2%, और माइनस करने पे ये आ गई मेरी नेट क्वांटिटी। तो देखो मेरे पास टेबल नंबर 2 में आ गई टोटल कॉस्ट, इसे कह दूं ए, और टेबल नंबर 1 में आ गई नेट क्वांटिटी यानी टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। तो अब सिंपल करना क्या है मुझे, ए बटा बी। जैसे ही मैं ए बटा बी करूंगा मेरा क्या आ जाएगा, रेट पर केजी। कैसे आए, ए बटा बी। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 3, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट A32 बी एंटर्ड इन दी स्टोर लेजर। कुल मिलाकर यहां पर भी क्या बोल रहा है, मुझे निकालने के लिए बोल रहा है कॉस्ट पर यूनिट, रिवर्स रीडिंग टेक्निक। यानी मुझे एग्जाम में पता पड़ जाएगा, चैप्टर का नाम है मटेरियल, कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, कौन कौन से खर्चे ऐड होते हैं मुझे पता है, कौन कौन से खर्चे इग्नोर करते हैं मुझे पता है, और कैसे निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला मुझे पता है, तो मैं कर लूंगा। कह रहा इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव फ्रॉम ए सप्लायर। सबसे पहली बात बोली इन्होंने 200 यूनिट्स खरीदी हैं, कितनी, 200, 5 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए बना, माइनस और 20% डिस्काउंट। अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया ये ट्रेड डिस्काउंट है, क्वांटिटी डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है, तो आगे पढ़ना पड़ेगा। नीचे पढ़ते हैं, कहता है ए 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड इन 30 डेज। तो देखो नीचे क्या बोलता है, अगर 30 दिन में पेमेंट की तो 2% क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर जो डिस्काउंट दिया है वो कैश डिस्काउंट तो नहीं है, ऊपर जो डिस्काउंट दिया है वो कैश डिस्काउंट तो नहीं है, तो या तो वो है ट्रेड डिस्काउंट और या फिर वो है क्वांटिटी डिस्काउंट। तो भाई चाहे ट्रेड हो चाहे क्वांटिटी हो, दोनों ही माइनस होते हैं, तो 1000 में 200 माइनस होंगे ही होंगे, तो नेट कितना बचेगा, 800। फिर इसके बाद बोलता है CGST 12%। फिर नीचे कुछ दिया पॉइंट नंबर 2 में, डॉक्यूमेंट्स सब्सटेंशिएटिंग डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट ऑफ CGST इज एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। इसका मतलब है मुझे 96 रुपए क्या मिलेगा, क्रेडिट। इसका मतलब इसको मैं क्या करूंगा, इग्नोर, इट शैल नॉट बिकम पार्ट ऑफ माई कॉस्ट। फिर गिवन है पैकिंग चार्ज 5, क्या लिखा ब्रैकेट में, नॉन रिटर्नेबल, यानी 50 रुपए मेरा खर्चा माना जाएगा। तो 800 में सीधे में क्या ऐड कर दूंगा, 50, क्योंकि 96 तो मुझे इग्नोर करना है, तो 850 की है टोटल कॉस्ट और यूनिट्स है मेरी 200। कितना आ गया ये, 4 रुपए 25 पैसे। तो लो जी क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल्स। तो देखो इन सब के बारे में पढ़ेंगे अभी हम आगे चलकर, इन्वेंट्री कंट्रोल लेवल्स। इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, ध्यान देना। अगर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा रख ली खर्चा बढ़ जाएगा, चोरी का रिस्क बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज किया, जितने की जरूरत है उतना ही रखा, खर्चा कम होगा, चोरी के चांसेस कम होंगे, खर्चा कम तो प्रॉफिट बढ़ गया। और हमारा अल्टीमेट पर्पस है प्रॉफिट को बढ़ाना, क्योंकि प्रॉफिट जब बढ़ेगा पैसा बढ़ेगा, और पैसा बढ़ेगा तो लाइफ के अंदर मजे बढ़ेंगे। तो ये सारी बातें सीखेंगे यहां पर हम। सबसे पहला होता है रीऑर्डर स्टॉक लेवल। रीऑर्डर का मतलब क्या होता है, व्हेन टू ऑर्डर। देखो प्रोसेस क्या है, कंपनी खरीदती है मटेरियल, उसे फिर यूज करती है, जब यूज करेगी वो कम होगा कम होगा और कम और कम और कम और कम और कम और कम और कम, तो वो कितना कम होते ही नया ऑर्डर प्लेस कर दूं उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। देखो नया ऑर्डर प्लेस करना है मुझे, उस लेवल को बोलेंगे रीऑर्डर लेवल। नया ऑर्डर कितने का प्लेस करना है उसे बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी हाउ मच टू ऑर्डर। जैसे मान लो आप खाना खा रहे हो, आपकी थाली में 4 रोटियां हैं, आपको भूख लगी हुई है आज, आप आज 8-10 भी खा सकते हो। मान लो आपने पहली रोटी खा ली, दूसरी खा ली, तीसरी खा ली, चौथी खा रहे हो, चौथी की आधी भी खा ली, तो क्या होगा, अब जब आधी रोटी आपकी प्लेट में बची क्या करोगे आप, तुरंत नया ऑर्डर प्लेस करोगे मम्मी को कि मम्मी जरा रोटी लेके आना। तो वो आधी रोटी जो क्या आपके लिए रीऑर्डर लेवल, और जो आपने मम्मी से मंगाई 2 ले आओ 3 ले आओ, वो है रीऑर्डर क्वांटिटी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ऑर्डर कब करूं, रीऑर्डर लेवल, ऑर्डर कितना करूं, रीऑर्डर क्वांटिटी। इसके बाद अगला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, इससे ज्यादा स्टॉक में अपने पास कभी नहीं रखूंगा।
जैसे मान लो आप संडे के दिन घूमने जाते हो, आप संडे के दिन घूमने जाते हो, तो मैं पूछूं कितना कैश पैसा आप जेब में रख के जाओगे, कितना हद से हद आप बोलोगे? कोई बोलेगा सर मैक्सिमम 5,000, इसके ऊपर नहीं। कोई बोलेगा सर मैक्सिमम 10,000, इसके ऊपर नहीं। तो हर किसी का मैक्सिमम अलग अलग होगा, बट हर किसी का मैक्सिमम एक होगा, इसके ऊपर नहीं। वो होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फिर अगला होगा मिनिमम स्टॉक लेवल। मैं बोलूंगा यार घर से बाहर जा रहे हो आप, घूमने जा रहे हो आप, जेब में कितने पैसे कम से कम होने चाहिए? आप बोलोगे भाई कम से कम 200 रुपए तो होने चाहिए ना, या कम से कम 100 रुपए तो होने चाहिए ना। देखो कम से कम इतने तो होने ही चाहिए, उसे बोलते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल भी हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है डिसाइड करने का तरीका, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो आप जब रोटी खा रहे थे, आपने रीऑर्डर लेवल बनाया आधी रोटी को। हो सकता है मैं जब खाना खा रहा हूं तो मैं रीऑर्डर लेवल बनाऊं एक रोटी को, यानी जब मेरी थाली में एक रोटी बची हो मैंने तुरंत ऑर्डर प्लेस कर दिया 2 रोटी ले आओ। तो हर किसी का रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल अलग अलग हो सकता है, और इनके फॉर्मूलेस भी काफी सारे हैं। तो ध्यान देना, हर फॉर्मूले से आने वाला आंसर अलग होता है, बट हर फॉर्मूले से आने वाला आंसर सही होता है। सर अलग है, सही है, हाँ, सारे के सारे आंसर एक्सेप्टेबल हैं। एग्जाम में आप किसी भी फॉर्मूले से करो नंबर पूरे मिलेंगे। बस एक शर्त है, उस फॉर्मूले को लागू करने के लिए उस फॉर्मूले में जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपके क्वेश्चन में गिवन हो, या फिर आप निकाल सकते हो। अगला है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज का मतलब क्या होता है? ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक हमारी कंपनी में पड़ा रहता है, उसे बोलते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। एक होता है डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर भाई, इमरजेंसी में अगर बाइक बंद होने वाली है, रिजर्व से नीचे आ गई है, रिजर्व से नीचे आ गई, डेंजर लेवल है आपका। भाई गाड़ी रिवर्स में लग गई, डेंजर लेवल। फटाफट कहां लो? नियरेस्ट पेट्रोल पंप, भैया भरवाओ वरना गाड़ी रुकेगी। उसे बोलते हैं डेंजर स्टॉक लेवल। ऐसे कंपनी में होता है, अरे बड़ा मोटा ऑर्डर आ गया है, मटेरियल बहुत कम है, फटाफट ऑर्डर प्लेस करो वरना मशीन बंद हो जाएगी, माल नहीं बनेगा। अगला होता है बफर स्टॉक। बफर मतलब टू मीट सडन डिमांड, अनएक्सपेक्टेड डिमांड। मान लो मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, बट बड़ा ऑर्डर आ गया, तो कोई अनएक्सपेक्टेड डिमांड, अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर मेरे पास आ गया, उसके चक्कर में मैं कई बार बफर स्टॉक बना के रखता हूं। मतलब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मुझे अनएक्सपेक्टेड कोई बहुत बड़ा ऑर्डर दे, और उस बहुत बड़े ऑर्डर के लिए मैं तैयार भी हूं, क्योंकि मैंने मेंटेन कर रखा है बफर स्टॉक। बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, बट जब बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली तो क्या आप तैयार थे? कोई मान लो स्ट्रगलिंग एक्टर है, वो उम्मीद कर रहा है कि यार बहुत बड़ी फिल्म मिल जाए, नाम हो जाए, धमाका फिल्म मिल जाए, है ना, उसे बहुत बड़ी फिल्म मिल गई। मान लो सिलेक्ट हो गया ऑडिशन के अंदर भी, बहुत बड़ी फिल्म मिल गई, बहुत सारा पैसा वो दे रहे हैं उसको, लेकिन जब कैमरे पे एक्टिंग करने की बात आई वो एक्टिंग कर ही नहीं पाया। तो क्या था? बफर स्टॉक था ही नहीं, वो तैयार था ही नहीं। बड़ा ऑर्डर आया चला गया, बड़ा ऑफर आया चला जाएगा। तो बफर स्टॉक मतलब अनएक्सपेक्टेड सडन डिमांड आने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं। चलिए, तो ये सबके मतलब मैंने बता दिया आपको। अब बढ़ते हैं आगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है एक बार में कितना ऑर्डर करूं। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का निकालने फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट में 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ओ डिवाइड बाई सी। ए मतलब होता है एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, पूरे साल में कितना खरीदना है। ओ मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार जब ऑर्डर प्लेस हो कितना खर्चा आएगा। और सी मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, एक यूनिट खरीदने के बाद अपने गोदाम में संभाल कर रखने में कितना खर्चा आएगा, इसे बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को क्यू से भी डिनोट करते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करूं, एक बार में कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करूं ताकि मेरी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आए। इस चैप्टर का सिंगल पर्पस है कि मेरी मटेरियल कॉस्ट कम होनी चाहिए, जितनी मेरी कॉस्ट कम होगी उतना मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला ये कैसे बना, इसका डेरिवेशन हम करवाते हैं रेगुलर वाले बैच के अंदर। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला कैसे बना। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक भी दी थी मैंने आपको वो भी याद होगी। तो शॉर्टकट ट्रिक का बेनिफिट क्या होता है? एग्जाम टाइम में जहां बहुत प्रेशर रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है कि यार 3 घंटे में पूरा पेपर करना है और टेंशन रहती है, ऐसे में ट्रिक्स काम आती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइड बाई ओ। लो जी, फॉर्मूला गलत हो गया। फॉर्मूला तो ये है, आपने ऊपर नीचे कर दिया, भाई साहब नंबर ही नहीं मिलेंगे, टाइम भी खराब होगा। तो ऐसे में याद रखने की टेक्निक आपको जो बताता हूं क्लास के अंदर वो बहुत कारगर है, ठीक है ना। चलो मैं आपको याद दिलाता हूं जिन्होंने मुझसे नहीं करी। एक और टेक्निक है एंगल ऑफ कूलनेस, यानी ऐसे याद कर लो, एंगल ऑफ कूलनेस। देखो मेरे जो बच्चे हैं उनको तो एक और टेक्निक पता है,
जो मैंने उनको बताई है, आपके लिए एंगल ऑफ कूलनेस, यानी ए एंगल ओ ऑफ सी कूलनेस, तो AOC, ठीक है। अच्छा, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, पूरे साल में कितना खर्चा होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट का, तो बड़ा सिंपल है भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। पूरे साल में कितनी बार ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, उसको कैसे निकालूंगा, तो उसको निकालूंगा A बटा Q। ए मतलब क्या है, पूरे साल में कितना खरीदना है, और क्यू मतलब एक बार में कितना खरीदा, तो पूरे साल में कितना खरीदना है डिवाइड में एक बार में कितना खरीदा, तो एक बटा क्यू क्या आ जाएगा मेरा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर, पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो ऐसे आएगा मेरा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर इसके बाद एनुअल कैरिंग कॉस्ट। एनुअल कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, जो मैंने आज खरीदा उसका पूरा यूज करूंगा मैं, फिर नया खरीदूंगा, फिर पूरा यूज करूंगा, फिर नया खरीदूंगा, फिर पूरा यूज करूंगा, तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज मेरे पास क्या रहेगा, Q/2। और इसका और डिटेल में लॉजिक कहां पर है, रेगुलर बैच के अंदर, तो Q/2 मल्टीप्लाइड बाय C। तो ये फॉर्मूला है कैरिंग कॉस्ट को निकालने का। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल परचेज कॉस्ट निकालोगे क्या, एनुअल परचेज कॉस्ट बड़ा सिंपल है भाई, पूरे साल में कितनी यूनिट्स आपने परचेज की मल्टीप्लाइड बाय परचेज कॉस्ट पर यूनिट। अगर मैं परचेज कॉस्ट को, ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को, तीनों कॉस्ट को मैं ऐड कर दूं, इसे क्या बोलते हैं, टोटल मटेरियल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, टोटल मटेरियल कॉस्ट, यानी कि टोटल मटेरियल कॉस्ट बराबर है टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये था जी मेरा कॉन्सेप्ट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी हमें क्यू निकालना है, एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करें, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर। पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करें, मतलब हमें A/Q निकालना है। कंजप्शन ऑफ मटेरियल पर एनम, ये मेरा A है। आपके मन में आ रहा होगा सर यहां पर तो कंजप्शन गिवन है और आपने कहा था A मतलब है परचेज, आपने कहा था A मतलब है परचेज। हाँ जी मैंने कहा था, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 4 में ना तो ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग स्टॉक है, तो डेफिनेटली जो कंज्यूम होगा वो खरीदना पड़ेगा, यानी यही मेरा क्या बन गया, परचेज। क्यों बन गया, बिकॉज नो ओपनिंग स्टॉक नो क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये तो पता ही होगा आपको कि भाई ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल बराबर होता है मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। सिंपल इक्वेशन है वाली। भाई साल के शुरू में कितना था, हमने कितना खरीदा, ये हो गया टोटल मटेरियल, फिर कितना हमने कंज्यूम किया, कितना हमारे पास हो गया क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। और सिंपलीफाई कर देता हूं, साल के शुरू में हमारे पास 1000 kg था, हमने 10,000 kg और खरीद लिया, तो हमारे पे कितना हो गया टोटल 11,000 kg। 11,000 kg में हमने 9,000 kg कंज्यूम कर लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा 2,000 kg। इस वाले क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, तो जो मैंने कंज्यूम किया वो मेरा क्या बन गया, परचेज, या फिर कह लो ओपनिंग 0 क्लोजिंग 0। तो बात आ गई समझ में, तो ये था मेरा ए, तो दिस इज माई ए। फिर ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो ये है मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ध्यान देना, जब भी आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट या कोई भी कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन हो, पर ऑर्डर समझ जाना वो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो क्या है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो क्या है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो क्या है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद है कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल है 2 रुपए, एंड स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट क्या गिवन है 8% ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, जब भी कैरिंग कॉस्ट मुझे परसेंटेज में गिवन हो तो मैं कैरिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई करूंगा विद परचेज कॉस्ट, क्या निकालने के लिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो यहां पे 2 रुपए मेरा परचेज प्राइस, मल्टीप्लाई कर दूंगा बाई 8%, तो कैरिंग कॉस्ट मेरी आ गई 0.16, तो यह है मेरा सी। तो भाई मेरे पास ए भी है, मेरे पास ओ भी है और मेरे पास सी भी है। तो आइए निकालता हूं मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो भाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ए मेरा कितना है 10,000, मल्टीप्लाइड बाई ओ मेरा कितना है 50, डिवाइड बाई सी मेरा कितना है 0.16। इसको सॉल्व कर दो, ये आ गया आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। 2 गुना 1 10,000 गुना 50 डिवाइड बाई 0.16 और स्क्वायर रूट, तो ये आ गया मेरा 2500 kg। अच्छा, मुझे क्वेश्चन ने क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो। तो ए मेरा कितना, ए है मेरा 10,000 kg और क्यू है मेरा 2500 kg। ये क्यू मेरा कहां से आया, ये मैंने अभी निकाला। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए 4। तो लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहां पर हो गया कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहां पर हो गया है कंप्लीट। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार आप देख लो। और मजा आ रहा है? देखो मेरा काम है आपको डिटेल में रिवाइज करवाना, डीपली रिवाइज करवाना। छूकर नहीं भागूंगा मैं, डीप में जाऊंगा। आइए, ये तो सॉल्यूशन है। आइए आइए आइए, लो जी अगला कॉन्सेप्ट। और भाई साहब ये नया कॉन्सेप्ट है। नया सर? कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट नया? हां, ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट? सर कॉस्टिंग में अमेंडमेंट? सर झूठ बोल रहे हो आप। अरे मेरे भाई, मई 2024 आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 1, न्यू सिलेबस। इंस्टीट्यूट ने 2 कॉन्सेप्ट अलग से ऐड कर दिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। और ये कॉन्सेप्ट आपके स्टडी मैट में, जो आपका रिसेंट स्टडी मैट है उसके अंदर भी नहीं है, बट मैंने रिवीजन में इन कॉन्सेप्ट को ऐड किया। 2 कॉन्सेप्ट है, अभी एक और आएगा आगे, और इस चैप्टर में ऐड हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में ऐड कर दिया। अब आरटीपी में ऐड कर दिया है, एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ गए। और जो सिर्फ स्टडी मैट पढ़ रहे हैं या आरटीपी इग्नोर कर रहे हैं या इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है, उनको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी अगर ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया। और सबसे बड़ी खास बात, जब कोई कॉन्सेप्ट नया ऐड होता है ना, तो उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये कॉन्सेप्ट ना बहुत गहराई में सिखाऊंगा आपको, और सीखना बहुत आराम से। कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ टोटल मटेरियल कॉस्ट इन केस ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल। इन केस ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल। अभी जो मैंने आपको निकालना सिखाया ना टोटल मटेरियल कॉस्ट, वो निकालने का सिखाया इन केस ऑफ नॉन पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल। सर आपने कहां सिखाया? अच्छा, अभी बताया था ना मैंने आपको कि टोटल मटेरियल कॉस्ट बराबर टोटल परचेज कॉस्ट, फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। यही था आपका नॉन पेरिशेबल वाले केस में निकालने का टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो सर पेरिशेबल में क्या फर्क पड़ जाएगा, इसी के बारे में तो बात करेंगे। अच्छा, पेरिशेबल क्या मतलब होता है? पेरिशेबल का पेरिशेबल मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसकी एक लिमिटेड लाइफ है। एग्जाम्पल के लिए दूध। अगर आप आज मार्केट में जाकर, डेयरी में जाकर या मदर डेयरी पर जाकर दूध की थैली लेकर आओ, तो उस दूध की एक लाइफ है। वो 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा या 5 दिन चलेगा, वो भी डिपेंड करता है उसे रखते कैसे हो आप। अगर आपने फ्रिज के बाहर रख दिया, उसकी लाइफ और कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप दूध लेकर आए और उसे आप 1 महीने बाद इस्तेमाल करोगे और दूध को फ्रिज के बाहर भी रखोगे, इम्पॉसिबल। यानी उसकी एक शॉर्ट सेल्फ लाइफ है। और कुछ होते हैं मटेरियल की लाइफ शॉर्ट सेल्फ नहीं होती, नॉन पेरिशेबल। जैसे मान लो नट बोल्ट मशीन में लगते हैं, नट बोल्ट, उसकी लाइफ है। आज खरीदा आपने, 2 महीने बाद कर लो इस्तेमाल, 4 महीने बाद कर लो इस्तेमाल, 6 महीने बाद कर लो इस्तेमाल, 1 साल बाद कर लो इस्तेमाल, उसे बोलते हैं नॉन पेरिशेबल। ये इसकी लाइफ लंबी है, जल्दी खराब नहीं होगा। तो लाइफ लंबी है, जल्दी खराब नहीं होगा, उसे बोलते हैं नॉन पेरिशेबल। लाइफ लंबी नहीं है, जल्दी खराब हो जाएगा, उसे बोलते हैं पेरिशेबल। तो पेरिशेबल मींस विच हैज ए डेफिनेट short shelf life which will become useless if not used within its life span। अच्छा, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला तो अभी वही है। टोटल मटेरियल कॉस्ट बराबर क्या है? टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला तो वही है, लेकिन फिर डिफरेंस कहां पर आ गया? आइए इसी के बारे में बात करते हैं। और मैंने यहां पर एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लिखा है, और इस एग्जांपल की मदद से आपको मैं पूरी की पूरी बात सिखा दूंगा। आपने आंसर को नहीं देखना है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी 15,000 kg। क्या मतलब होता है इसका? रीऑर्डर क्वांटिटी ये बेसिकली हमारा क्यू है। क्यू बोले तो एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे, यानी एक बार में जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 15,000 kg का ऑर्डर प्लेस करेंगे। हम क्या बोलेंगे? हाँ सप्लायर साहब माल भेज दो। वो पूछे कितना? 15,000 kg। 15,000 kg, तो ये क्या मेरा क्यू। फिर लिखा है नॉर्मल ऑब्लिक एवरेज यूसेज ऑफ मटेरियल 700 रुपए, 700 kg पर डे। इसका मतलब क्या है? एक दिन में ऑन एन एवरेज 700 kg मटेरियल इस्तेमाल होता है। शब्द पे अंडरलाइन करें, लिखा है यूसेज, यानी हमारी फैक्ट्री के अंदर एक दिन में 700 kg इस्तेमाल होता है। ओके, फिर लिखा है मटेरियल इज पेरिशेबल इन नेचर, PIN, पेरिशेबल इन नेचर, पिन, and it gets obsolete if not used within 15 days of receipt। मैंने आज रिसीव किया,
और 15 दिन में अगर इस्तेमाल नहीं किया तो बेकार हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, रोज मैं 700 केजी इस्तेमाल करता हूं, तो 15 दिन में कितना इस्तेमाल करूंगा? तो बहुत सिंपल है भाई, 700 केजी एक दिन में इस्तेमाल करता हूं, तो 15 दिन में इस्तेमाल करूंगा मैं 700 गुना 15, तो भाई मैं इस्तेमाल करूंगा 10,500 केजी। ओ अच्छा, मैं खरीद कितना रहा हूं? फोकस, मैं खरीद कितना रहा हूं? 15,000 केजी। ओहो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं खरीद रहा हूं 15,000 केजी और इस्तेमाल तो सिर्फ 10,500 ही होगा, क्योंकि 15 दिन के बाद तो बेकार हो जाएगा। तो भाई मेरे 4500 केजी क्या हो जाएगा? वेस्ट। आई बात समझ में? खरीदा मैंने 15,000, लाइफ है 15 दिन में यूज होता है 700 केजी, तो 15 दिन में यूज होगा 10,500, तो 4,500 क्या हो जाएगा मेरा? वेस्ट हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई? यहां तक एब्जॉर्ब करो। मैं जानता हूं नया कॉन्सेप्ट है, एब्जॉर्ब करो, समय लगता है। अगली इंफॉर्मेशन, एनुअल मटेरियल यूसेज 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 रिक्वायरमेंट 2,10,000 केजी, मतलब पूरे साल में मुझे यूज कितना करना है? 2,10,000 केजी। आओ जरा आओ जरा आओ, ये क्या था मेरा? ये क्या था मेरा? यूसेज। और ये क्या था मेरा? वेस्टेज, है ना? हमें पूरे साल में कितना यूज करना है? 2,10,000 केजी। अच्छा, एक बार में जब हम ऑर्डर करते हैं, एक बार में जब हम ऑर्डर करते हैं, जब हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, हम कितना मंगाते हैं? 15,000 केजी। यूज कितना करते हैं? 10,500 केजी। वेस्ट कितना करते हैं? 4,500 केजी। अच्छा, पूरे साल में यूज करने हैं 2,10,000 केजी। तो भाई 2,10,000 केजी यूज करने के लिए मुझे कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? तो भाई 2,10,000 केजी यूज करना है और एक ऑर्डर का यूज करते हैं 10,500 केजी। इसका मतलब है पूरे साल में हमें 20 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। आओ, ये बात बड़ी गहरी है। 20 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। अच्छा, एक बार ऑर्डर में कितना प्लेस करते हैं? 15,000। तो भाई 20 ऑर्डर में कितना प्लेस करेंगे? तो 20 ऑर्डर गुना 15,000। इसका मतलब है भाई साहब हम 3 लाख केजी खरीदेंगे। हम 3 लाख केजी खरीदेंगे, तब जाकर हम 2,10,000 केजी का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कितना वेस्ट कर देंगे हम वेस्ट कर देंगे 3 लाख माइनस 2,10 यानी कि 90,000 केजी। अच्छा, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? थोड़ा रुक जाओ, क्लास को पॉज कर लो 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए, थोड़ा एब्जॉर्ब करो इसको यहां तक एब्जॉर्ब करो। पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं आपको, ये मान लेना आप। सारी मेन कहानी, ये सारी राम कहानी ना इसी के अंदर है, सारी राम कहानी इसी के अंदर है। इसको समझ जाओ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? लगाओ जरा 1 मिनट लगाओ। चलो, इसके बाद ये मैंने परचेज प्राइस कितना है मेरा? 27 रुपए। ओके, अब आता हूं जी आगे। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे बता सकते हो आप टोटल परचेज कॉस्ट? देखो, मुझे पता है टोटल परचेज कॉस्ट, फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट। इन तीनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगी मेरी? टोटल मटेरियल कॉस्ट। कॉन्सेप्ट यही तो था इन केस ऑफ पेरिशेबल। ये तो लिखा मैंने यहां पर। अब मुझे बताओ जरा कि टोटल परचेज कॉस्ट कितनी है मेरी? 27 रुपए है मेरा। कितना था मेरा? 27 रुपए है मेरा परचेज प्राइस पर केजी। तो बताओ जरा परचेज कॉस्ट मेरी कितनी? तो ध्यान दो, मैंने कितना खरीदा? मैंने खरीदा 3 लाख केजी। मुझे खरीदना पड़ेगा 3 लाख केजी, और प्राइस कितना? 27 रुपए। तो 3 लाख गुना 27 कितना आ गया मेरा? 81 लाख। तो ये आ गया मेरा परचेज कॉस्ट। अब मुझे निकालनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट, मुझे निकालनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं? ये तो मुझे पता है 20 ऑर्डर, तो यहां पे लिख देता हूं 20 ऑर्डर। ये मुझे पता है कितने? 20 ऑर्डर, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 20 ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? वो मैंने एग्जांपल में लिखी नहीं, अब लिख लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट
पर ऑर्डर, ये क्वेश्चन का पार्ट है, एग्जाम्पल का पार्ट है, तो लिख लो 1200 रुपए। तो भाई मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो करना क्या है आपको, आप कर दोगे 20 गुना 1200, कितना आ गया ये आ गया मेरा 24,000। 20 गुना 1200, ये आ गया मेरा 24,000। उसके बाद बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की। देखो कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, Q/2 मल्टीप्लाइड बाई C। अच्छा Q तो मुझे पता है, Q मेरा कितना है भाई, Q तो मुझे क्वेश्चन दे रखा है 15,000 kg, एक बार में कितना ऑर्डर करता हूं मैं 15,000, तो 15,000 डिवाइड बाई 2, Q तो मुझे पता है, मल्टीप्लाइड बाई करना है मेरे को C। क्वेश्चन में C गिवन नहीं है, तो लो मैं क्वेश्चन में C देता हूं, कैरिंग कॉस्ट लिख दी मैंने 15%। तो जब परसेंटेज में गिवन क्या करेंगे, मैं परचेज प्राइस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 27 गुना 15%, 15,000 डिवाइड बाई 2 गुना 27 गुना 15%, ये आ गया मेरा 30,375। 30,375 तीनों को ऐड कर दो, 30,375 प्लस 24 प्लस 81 लाख, तो ये आ गया मेरा 8154,375। लो जी, पूरे का पूरा एग्जांपल मैंने सॉल्व कर दिया, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। 1 मिनट लो और इस पूरे कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करो। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जांपल मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है, यहां पर प्रॉपर्ली लिख के दे रखा है आपको। आप इसे, ये वाली बात जो यहां पे लिखी ना आंसर के अंदर, ये मैंने आपको वर्बली बता दी है, समझा दी है पूरी बात, इसको प्रॉपर्ली लिख भी दिया है मैंने इसके बाद, ताकि आप जब रिवाइज करें आपको दिक्कत ना आए। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आरटीपी मई 24 के क्वेश्चन नंबर 1 से निकाला है, एज इट इज निकाल डाला मैंने। अब यहां पर क्या है, यहां पर वही है, एनुअल मटेरियल यूसेज रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखो एक बार में कितना कर रहे हैं ऑर्डर, 14,000, डेली यूज कितना है 700 kg, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 1200 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट कितनी है 15%, यानी जो एग्जांपल मैंने लिया था वो यहां से निकाला था। परचेज प्राइस मेरा कितना है 30 रुपए पर केजी। फिर कहता है करंटली, अंडरलाइन करो शब्द करंटली, यानी भले ही मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 14,000 हो, पर यहां पे क्या बोलता है, करंटली कंपनी ऑर्डर्स 15,000 kg इन सिंगल ऑर्डर टू गेट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन परचेज प्राइस। वैसे तो इसकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 14,000 kg की है, फॉर्मूला इसको बोलता है एक बार में जब भी आप ऑर्डर प्लेस करो 14,000 kg का ऑर्डर प्लेस करो, मगर क्योंकि 10% डिस्काउंट मिलता है तो यह कंपनी अभी ऑर्डर करती है एक बार में 15,000 kg। फिर कहता है मटेरियल इज पेरिशेबल इन नेचर, ओके, एंड मटेरियल गेट्स ऑब्सोलीट इफ नॉट यूज्ड विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल। सेम क्वेश्चन, आज खरीदा और 15 दिन में इस्तेमाल नहीं किया तो वेस्ट हो जाएगा। फिर कहता है कैलकुलेट सेविंग और लॉस इन परचेज ऑफ मटेरियल इफ परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखो अभी कितना ऑर्डर कर रहे हैं, 14,000 kg पर ऑर्डर, सॉरी 15,000 kg पर ऑर्डर, और इसने क्या बोला, अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ऑर्डर करें तो बताओ फायदा होगा कि नुकसान होगा। यानी कि अगर हम 14,000 kg ऑर्डर करें एक बार में तो बताओ फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है क्या, तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन बोल रहा है अभी ऑर्डर कर रहे हैं एक बार में 15,000 kg, यानी क्यों मेरा कितना है 15,000 kg। कह रहा अगर 14,000 kg ऑर्डर करें तो सेविंग की लॉस, तो मुझे करना क्या है 15,000 के लेवल पर निकालना है टोटल परचेज कॉस्ट, फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट, और निकाल देना है टोटल मटेरियल कॉस्ट। फिर निकालना 14,000 के लेवल पर टोटल वही सेम परचेज कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, और क्या आ जाएगा मेरा टोटल मटेरियल कॉस्ट। जो भी मेरी फिगर आएगी यहां पर और यहां पर, तो मेरे को देखना यह है कि 14,000 में अगर ऑर्डर करूं एक बार में तो मुझे खर्चा ज्यादा देना पड़ेगा या मुझे खर्चा कम देना पड़ेगा, यानी कि मेरा पैसा ज्यादा जाएगा या मेरा पैसा कम जाएगा, सिंपल है। तो अब बताओ ये सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने अभी ऊपर आपको सॉल्व करके दिखाया 15,000 के लेवल पर, वैसे आपको सॉल्व करना है 14,000 के लेवल पर। यानी जो 15,000 का लेवल है ना क्वेश्चन का, देखो मेरा कितना आंसर आ रहा था मेरे एग्जांपल के अंदर 8154,375। तो मैंने क्या करा, ये देखो 8154,375। तो भाई साहब आपको एग्जांपल कराते कराते मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का रीऑर्डर लेवल पर टोटल मटेरियल कॉस्ट निकाल के बता दिया। अब भाई सेम काम करना है 14,000 के लेवल पर, सेम काम करना है 14,000 के लेवल पर कि भाई 14,000 खरीद रहे हैं, 10,500 कंज्यूम होगा 15 डेज में, यहां पे वेस्ट कितना होगा
3500 केजी वेस्ट होगा। तो 2,10,000 केजी यूज करने के लिए कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, क्या मेरा परचेज प्राइस है। तो कुल मिलाकर एग्जैक्टली सेम है, बस डिफरेंस कहां है, सिर्फ और सिर्फ फिगर का डिफरेंस है। आराम से कर लेंगे आप। अच्छा अब देखो जरा, मैंने प्रॉपरली, एक मिनट जरा, बहुत आगे का बटन दब गया और आगे पहुंच गया। मैंने प्रॉपरली नोट बना के लिख दिया आपको, मतलब एक तो वर्बली मैंने समझा दिया, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और यहां पे लिख भी दिया है कंपनी विल बी एबल टू यूज 10,500 केजी आउट ऑफ 14,000 केजी, हैंस 3500 वेस्ट हो जाएंगे। 2,10,000 यूज करने के लिए कंपनी को 20 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, अगर 20 बार ऑर्डर प्लेस करेगी तो 14,000 के हिसाब से 2,80,000 खरीदना पड़ेगा। तो सारी बातें मैंने प्रॉपरली लिख दी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप आसानी से कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कैटेगरी ए या कैटेगरी ए प्लस या कैटेगरी ए प्लस प्लस जो लिखना चाहो लिख दो आप। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। देखो वही चीज मैंने यहां पे भी लिख के दे दिया आपको 15,000 के लेवल पर। भाई जब यूज कितना होगा 10,500, ऑर्डर कितना कर रहे हैं 15,000, ऑर्डर कितना कर रहे हैं 15,000, यूज कितना होगा 10,500, वेज कितना होगा 14,500। 2-10 के लिए 20 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और 20 बार ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितना मटेरियल आएगा। तो अब यहां पर हुआ क्या, ऐसा करने पर निकल आएगा आपका कितना कॉस्ट आएगा। अब देखो यहां पर 81 लाख है और यहां पर 84 लाख है, कुल मिलाकर अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे जाएं तो खर्चा ज्यादा होगा। तो हमने क्या बोला, लॉस होगा, कितने का, दोनों का डिफरेंस 3,01,125। तो एग्जाम में आपका ऑप्शन होगा सी। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला। तो ये था नया कॉन्सेप्ट। 1 मिनट ले लो, चाहो तो क्लास को पॉज कर लो, 1 मिनट ले लो और इसको एब्जॉर्ब करो। न्यू कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, डिफिकल्ट तो नहीं है तो आसान कॉन्सेप्ट बट नया है। स्टडी मैट में नहीं है, रिसेंट स्टडी मैट में नहीं है, बार बार कह रहा हूं स्टडी मैट में टाइम खराब मत करें ढूंढने के अंदर। एग्जाम में आ गया एड ऑन बेनिफिट मिलेगा आपको। मजे ले लेके पढ़ाई करो, मजे ले लेकर आराम आराम से चलो। हमें भागना नहीं है, हमें बस चलते रहना है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है चलते रहो। मैंने ये नहीं कहा कंसिस्टेंसी का मतलब है भागो, चलते रहो रुको मत, अपनी स्पीड में चलते रहो रुको मत। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन के मेन पॉइंट आपको बता देता हूं मैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी क्यू निकालना है, और क्या निकालना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल मटेरियल कॉस्ट। कैसे निकलेगी, टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। अच्छा यहां पर इन तीनों को ऐड कर दोगे, ये बनेगी मेरी कैरिंग कॉस्ट 20%। जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन होती है उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं टू कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो बस इस क्वेश्चन में यही था। ये आपकी एनुअल डिमांड मतलब ए है, और ये आपकी ओ है ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये आपका परचेज प्राइस है। 20 को मल्टीप्लाई करो 20% से, कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी और आराम से निकालोगे आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल मटेरियल कॉस्ट। इसने बोला फिर से निकालने के लिए प्राइस बस क्या कर देना 1280, अभी कितना है 20, फिर यहां पे क्या मान लोगे 12.80। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है। कैरिंग कॉस्ट में तीनों को ऐड कर देंगे, स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस ऑब्सोलेंस रेट, स्टोरेज प्लस इंटरेस्ट प्लस ऑब्सोलेंस रेट। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं रीऑर्डर लेवल। इसका मीनिंग तो मैंने बताया था आपको, ऑर्डर कब प्लेस करना है। रीऑर्डर लेवल को निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1 है मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, फॉर्मूला नंबर 2 है मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम, और फॉर्मूला नंबर 3 है सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। और ध्यान देना मिनिमम स्टॉक को ही हम कई बार सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। सर कई बार, हाँ कई बार। अब यहां पर 3 फॉर्मूले हैं, एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। एग्जाम में आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे आंसर आपका क्विकली आ जाए। एग्जाम में तीनों फॉर्मूलों से आने वाला आंसर अलग होगा, हो सकता है नहीं बोल रहा हूं मैं, होगा। तो आंसर अलग होगा बट
तीनों आंसर ठीक माने जाएंगे, नंबर तीनों पर मिलेंगे। तो तीनों फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं। अगला है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम मतलब इससे कम नहीं रखना, इतना तो रखना ही रखना। मिनिमम स्टॉक लेवल निकालने के अगेन तीन फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1 रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज। फॉर्मूला नंबर 2 मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम माइनस एवरेज इंटू एवरेज। और फॉर्मूला नंबर 3 मिनिमम स्टॉक लेवल बराबर सेफ्टी स्टॉक लेवल। अच्छा, मिनिमम स्टॉक लेवल के जो फॉर्मूले हैं ना, ये डिराइव्ड फॉर्मूले हैं, मतलब ये फॉर्मूले रीऑर्डर लेवल वाले फॉर्मूलों से बने हैं, यानी इनके पीछे प्रॉपर लॉजिक है। देखो ये भी तीन फॉर्मूले हैं और ये भी तीन फॉर्मूले हैं, तो कोई ना कोई लॉजिक तो है ना। तो ये कैसे बना है फॉर्मूला, ये हम कवर करते हैं रेगुलर बैच के अंदर कि मिनिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूला आखिर बने कैसे हैं, प्रॉपर डेरिवेशन। क्लास के अंदर मैं हर फॉर्मूले, हर कॉन्सेप्ट के लॉजिक के पीछे जाता हूं, आपको लॉजिक बताता हूं। लॉजिक समझ में आने के बाद, डेरिवेशन समझ में आने के बाद, उस फॉर्मूले को एग्जाम के लिए याद कैसे करना है, ट्रिक बताता हूं। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, फास्ट फॉरवर्ड 30 नंबर के एमसीक्यू आएंगे एग्जाम के अंदर, और वहां पे क्या चाहिए, स्पीड। स्पीड कैसे आएगी, शॉर्टकट ट्रिक से। तो स्पीड आएगी शॉर्टकट से, और नंबर तो फिर आने ही पड़ेंगे भाई। अगला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इट इज दैट लेवल ऑफ स्टॉक जिससे ऊपर मैक्सिमम, इससे ऊपर कभी नहीं देखना। इसका एक फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। फिर अगला है एवरेज स्टॉक लेवल, यानी ऑन एन एवरेज क्या रखा जाता है। इसके दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला नंबर 2 है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस क्यू बाई 2। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्यू, एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। फिर इसके बाद है डेंजर लेवल। डेंजर मतलब इमरजेंसी ऑर्डर। इसका फॉर्मूला है एवरेज यूसेज गुना मैक्सिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। ध्यान देना, मैक्सिमम लीड टाइम दो तरीके का होता है। मैक्सिमम लीड टाइम दो तरीके का होता है, एक होता है नॉर्मल परचेज और एक होता है इमरजेंसी परचेज। हर जगह इस्तेमाल होगा फॉर नॉर्मल परचेज, सिर्फ इसी फॉर्मूले में इस्तेमाल होगा फॉर इमरजेंसी परचेज। दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मान लो मैंने कोई आइटम ऑर्डर किया और मुझे पता है कि यार इसको आने में 2-3 दिन लगते ही हैं, तो 2 दिन क्या है मेरा मिनिमम, और 3 दिन क्या है मेरा मैक्सिमम। 3 दिन क्या है मेरा मैक्सिमम। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर मेरे को तुरंत चाहिए, तुरंत रिक्वायरमेंट है, तो मैक्सिमम लीड टाइम डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि देखो इमरजेंसी के अंदर रिक्वायरमेंट तुरंत है, तो मैं क्या करूंगा, उतना स्टॉक लेवल पहले से मेंटेन कर लूंगा, उतना स्टॉक लेवल पहले से मेंटेन कर लूंगा, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी में स्टॉक आउट ना हो जाऊं। ऐसा ना हो कि मेरे पास स्टॉक ना हो। ध्यान देना, डेंजर लेवल का मतलब है कि इतना स्टॉक लेवल हम अलग से चोर पॉकेट में रखते हैं, अलग से चोर गोदाम में रखते हैं, ताकि कभी कोई इमरजेंसी ऑर्डर आ जाए तो हमारे पास मटेरियल है, हमारा कस्टमर वापस नहीं जाएगा। भाई कस्टमर वापस चला गया, महापाप। एग्जाम में फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन आता है, बट गलत हो गया, इससे बड़ा पाप तो हो ही नहीं सकता। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इमरजेंसी ऑर्डर के लिए हम एक डेंजर स्टॉक लेवल अलग से चोर पॉकेट में रखते हैं, ताकि कभी ऐसा ऑर्डर आए तो हम तुरंत ऑर्डर को प्रोसेस कर दें। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 2 कंपोनेंट ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूसेज कितना है, 50 पर वीक ईच। इस पे ध्यान देना जरा, यानी ए का भी 50 है और बी का भी 50 है पर वीक। मैक्सिमम ए का 75 है, बी का भी 75 है, ओके। फिर मिनिमम ए का 25 है, बी का भी 25 है। अच्छा, ये मुझे गिवन है मैक्सिमम यूसेज, ये मुझे गिवन है मिनिमम यूसेज, तो क्या मैं एवरेज यूसेज निकाल सकता हूं? तो कैसे निकालूंगा एवरेज, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, तो 75 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 50। तो 50 मेरा क्या है एवरेज यूसेज। फिर इसके बाद गिवन है रीऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या बेसिकली मेरा क्यू, यानी एक बार में कितना ऑर्डर करते हैं, ए करते हैं 300, बी का करते हैं 500। रीऑर्डर पीरियड, ये बेसिकली क्या है मेरा लीड टाइम। अब बात करता हूं ए की, लिख रहा है 4 to 6 वीक, यानी 4 वीक लगेंगे मिनिमम और 6 वीक लगेंगे मैक्सिमम।
4 लगेंगे मिनिमम और 6 लगेंगे मैक्सिमम। तो एवरेज कितना, 4 + 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5 वीक। ये क्या है मेरा एवरेज भाई, 4 मिनिमम 6 मैक्सिमम, 4 + 6 डिवाइड बाई 2 5 हो गया मेरा एवरेज। ऐसी बात करता हूं बी की, 2 to 4 वीक। क्या मतलब है, 2 वीक लगेंगे मिनिमम, 4 वीक लगेंगे मैक्सिमम। एवरेज कितना, तो 2 + 4 डिवाइड बाई 2 यानी आ गया 3 वीक। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया यहां तक? अच्छा जी, अब आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1 पर। कहता है कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट, यानी मुझे ए के लिए भी निकालना है और मुझे बी के लिए भी निकालना है। मुझे ए के लिए भी निकालना है, मुझे बी के लिए भी निकालना है। अच्छा, रीऑर्डर लेवल, अच्छा रीऑर्डर लेवल निकालना है। अच्छा, रीऑर्डर लेवल को निकालने के मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम यूसेज इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो आओ चेक करता हूं मेरे पास क्या दोनों इंफॉर्मेशन है। तो ध्यान दो, ये रहा मेरा मैक्सिमम लीड टाइम और ये रहा मेरा मैक्सिमम यूसेज। इसका मतलब है फॉर्मूला 1 में इस्तेमाल की जाने वाली दोनों इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो मेरा काम तो बन गया। फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं, फॉर्मूला 1 मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। तो कितना है मेरा मैक्सिमम, 75 है ए का और 75 है बी का। और लीड टाइम कितना मैक्सिमम, ए का है 6 वीक और बी का है 4 वीक। तो ये रहा 6 और 4, ये दिख रहा है आपको 6 और 4। तो भाई 75 गुना 6, ये आ गया मेरा इसका और ये आ गया मेरा इसका 75 गुना 4। तो फॉर्मूला कौन सा लगना है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, और जो भी इंफॉर्मेशन से मेरा फटाफट आंसर निकल सकता है मुझे वो लगाना है, वो वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, मुझे लगाना है वो वाला फॉर्मूला। किसी के मन में आ रहा होगा सर अगर मैं रीऑर्डर लेवल के लिए फॉर्मूला नंबर 2 लगा लूं तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आंसर डिफरेंट आएगा तो सर कोई बात नहीं, अगर आंसर डिफरेंट आएगा तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, बिकॉज ये तीनों फॉर्मूले ओपिनियन बेस्ड फॉर्मूले हैं। सुना मेरी बात बड़े गौर से। कॉन्सेप्ट करवाते वक्त मैंने बोला था आपको कि मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल और आपका अलग अलग हो सकता है, या मेरा मिनिमम आपका मिनिमम अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो आप घूमने जा रहे हो दिल्ली के बाहर, मान लो आप दिल्ली में रहते हो और दिल्ली के बाहर घूमने जा रहे हो आप, तो मैंने बोला कितने पैसे कम से कम लेके जाओगे आप, तो आपने बोला सर कम से कम 20,000 रुपए तो लेके जाऊंगा। अच्छा, यही साल आप मुझसे पूछो दिल्ली के बाहर जा रहा हूं घूमने, भाई कितने पैसे लेके जाओगे आप कम से कम, तो मैं बोल रहा हूं कम से कम 50,000 तो लेके जाऊंगा। क्यों, मैंने 50 निकाला अपने हिसाब से, वहां कितना खर्चा होगा, मैं कहां रुकूंगा, मैं कहां खाऊंगा, मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूं, आपने निकाला अपने हिसाब से, आप कहां रुकोगे, आप क्या खाओगे और कहां कहां घूमने जाओगे। तो आपका अमाउंट अलग है, मेरा अमाउंट अलग है, आपका 20,000 है, मेरा 50,000 है। तो क्या मतलब, दो अलग अलग मिनिमम स्टॉक लेवल। आपका मिनिमम स्टॉक लेवल अलग है, मेरा अलग है, बट दोनों हम सही हैं, बिकॉज आप भी सही हो आपकी ओपिनियन के हिसाब से और मैं भी सही हूं। वैसे यहां पर होता है रीऑर्डर लेवल के 3 फॉर्मूले हैं और तीनों के तीनों फॉर्मूले ओपिनियन बेस्ड है। इनके पीछे का लॉजिक मैंने क्लास में दे रखा है आपको। तो ओपिनियन के बेस पे बने तीनों फॉर्मूले, तीनों करेक्ट है, क्योंकि तीनों तीनों अलग अलग ओपिनियन पे बेस्ड है, और राय तो अलग अलग हो सकती है ना। यहां पर मैं ओपिनियन की बात कर रहा हूं, ऐश्वर्या राय की नहीं, तो राय तो अलग अलग हो सकती है। तो फॉर्मूला 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, आप देखो। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगले रिक्वायरमेंट है मिनिमम स्टॉक लेवल। और मजे की बात है मिनिमम के भी 3 फॉर्मूले, मिनिमम के भी 3 फॉर्मूले। अच्छा, फॉर्मूला नंबर 1 लगा पाना पॉसिबल है क्या? फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज। तो देखो रीऑर्डर लेवल तो मैंने निकाला है अभी, तो रीऑर्डर लेवल मेरे पास है। चेक करता हूं मेरे पास एवरेज यूसेज है क्या, एवरेज यूसेज, हाँ तो ये निकाला मैंने एवरेज यूसेज, और ये रहा मेरा एवरेज लीड टाइम, तो मेरे पास वो भी है। तो बस फॉर्मूले में फिट कर दो, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, आपका आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया आपका मिनिमम स्टॉक लेवल। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट तो कर ही लोगे। अब आते हैं अगला, रिक्वायरमेंट नंबर सी है मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ये बड़ा ठीक है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल के अंदर एक ही फॉर्मूला है, तो टेंशन ही नहीं है कि कौन सा लगाऊंगा, एक ही लगाना पड़ेगा भैया, एक ही है। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। तो देखो रीऑर्डर लेवल तो मैंने अभी निकाला है ना। अब बात करते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। तो भाई रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखी है आपको, ये रीऑर्डर क्वांटिटी 300 और 500। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, रीऑर्डर, फिर मिनिमम इंटू मिनिमम। तो ये रहा मेरा मिनिमम लीड टाइम और ये रहा मेरा मिनिमम लीड टाइम, 4 और 2। तो लो जी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, आपका आ जाएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। देयर इज ओनली वन फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब जरा ध्यान देना, एक खास बात लिख देता हूं यहां पे लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, नॉन पेरिशेबल
मटेरियल। आपको हिंट मिल गया होगा, समझदार को इशारा काफी, आपको हिंट मिल गया होगा। सर आप बार बार कह रहे थे दो कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं, मेरे बात समझ में आ गई सर। मिनिमम सॉरी मैक्सिमम स्टॉक लेवल के ऊपर ही ऐड हुआ है पेरिशेबल वाला सेकंड कॉन्सेप्ट भी। सही कह रहा हूं सर मैं? बिल्कुल सही कह रहा हूं आप। अब बढ़ते हैं आगे। रिक्वायरमेंट नंबर 4, निकालना है एवरेज स्टॉक लेवल। क्या निकालना है? एवरेज स्टॉक लेवल। इसको निकालने के भाई साहब दो फॉर्मूले हैं। मजे की बात, फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे हम। क्यों सर, क्यों लगाओगे फॉर्मूला नंबर 1? बताता हूं, रुक जाओ। क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी है और मेरे पास मिनिमम भी है। तो करना क्या है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2 आ गया मेरा एवरेज स्टॉक लेवल। लो 650 प्लस 200 डिवाइड बाई 2, 750 प्लस 150 डिवाइड बाई 2। लो जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहां पर हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहां पर हो गया है जी कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला क्वेश्चन। यहां से पहले एब्जॉर्ब करो, ये स्टॉक लेवल वाले क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए हो जाते हैं बिकॉज स्टूडेंट फॉर्मूले भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट कभी नहीं होते अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो इसके फॉर्मूले को आप स्पेसिफिकली याद करना, क्योंकि सिर्फ सिंपल है, फॉर्मूला फिट करो, आंसर आपके सामने। और एक खास बात, जैसे आपका रीऑर्डर लेवल हो गया या आपका हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल, इसके ऊपर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा है बिकॉज यहां पर 3 फॉर्मूले हैं। तो क्या करेगा ऐसे, क्या करेगा, एक क्वेश्चन बनाएगा, बोलेगा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीऑर्डर लेवल। क्या बोलेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीऑर्डर लेवल। और तीनों फॉर्मूलों में इस्तेमाल की जाने वाली इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। भाई साहब होगा क्या, आपको फॉर्मूला 1 से निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला 2 से भी निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला 3 से भी निकालना पड़ेगा, और वो तीनों आंसर आपके उन चारों ऑप्शन में मैच कर जाएंगे और कोई एक मैच नहीं करेगा, वो आपका अल्टीमेट आंसर होगा। समझ गए? कई बार बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी बुद्धिमानी दिखाते हैं, बोलते हैं सर रीऑर्डर लेवल के अंदर जो पहले वाला फॉर्मूला वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, पहले वाला फॉर्मूला मैं याद कर लेता हूं, एग्जाम में आएगा सॉल्व कर दूंगा। अब एमसीक्यू वाले के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया। अब बात करता हूं चलो मिनिमम स्टॉक लेवल की। क्वेश्चन ने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिनिमम स्टॉक लेवल। आपको दिए 4 ऑप्शन, ए, बी, सी और डी। और मजे की बात है, मिनिमम स्टॉक लेवल को निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला 1 से निकालोगे, फॉर्मूला 2 से भी निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला 3 से भी निकालना पड़ेगा। और जो आपका यहां पे मैच कर गया, मान लो फॉर्मूला 1 से ये मैच कर गया, फॉर्मूला 2 से ये मैच कर गया और फॉर्मूला 3 से ये मैच कर गया, तो आपका आंसर होगा सी। तो भाई साहब इस फॉर्मूले को ढंग से याद कर लेना, सारे फॉर्मूले याद करने, ऐसा नहीं कि एक याद पे चल दिया आगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, खुद से करना है, बट इस क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको आइए बता देता हूं। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट, इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट एक तो यह है डेंजर लेवल, जो अभी हमने निकाला नहीं है, डेंजर लेवल। तो भाई डेंजर लेवल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज यूसेज गुना लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, है ना, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। आइए जरा नीचे आते हैं। तो ये गिवन आपको लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज 4 दिन, तो ये तो गिवन है आपको 4 दिन। क्या निकालना है? एवरेज यूसेज। तो आओ जरा निकालते हैं एवरेज यूसेज। ये पढ़ो क्या गिवन है? एवरेज। ये गिवन है आपको 15, निकालना ही नहीं है, लो तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका 60 यूनिट। तो लो जी, डेंजर लेवल मैंने आपको सॉल्व कर दिया। तो एक तो ये पॉइंट से मेन था। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है जो मेन है, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है आपका, ध्यान दो ये वाला। यहां पे क्या गिवन है? एवरेज कितना? 15 यूनिट और मैक्सिमम कितना? 20 यूनिट। यहां पर मिनिमम यूसेज गिवन नहीं है। तो एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2। एवरेज कितना है? 15, मैक्सिमम कितना है? 20, मिनिमम गिवन नहीं है, डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे तो मिनिमम आएगा 15 गुना 2 माइनस 20 यानी कि 10। एक पॉइंट इसके अंदर बस ये मेन था। तो लो जी, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसको आप आसानी से कर लोगे अब, क्योंकि दोनों मेन पॉइंट मैंने बता दिए।
छुड़वाऊंगा मैं कुछ भी नहीं, करवाऊंगा मैं सारा का सारा कराऊंगा और बढ़िया से करवाऊंगा, क्योंकि भाई अगर रिवीजन करवा रहा हूं तो दिल से करवा रहा हूं, हवा में बातें नहीं कर रहा। अब बढ़ते हैं आगे, आ जाओ भाई आ जाओ। अगेन जिसकी बात कर रहा था, न्यू कॉन्सेप्ट किसने ऐड किया? आरटीपी मई 24 क्वेश्चन नंबर 1 ने ऐड किया। रिसेंट स्टडी मटेरियल में नहीं है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, क्या कॉन्सेप्ट है? कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम स्टॉक लेवल इन केस ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल। भाई आपको ये तो पता ही है ना कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने का फॉर्मूला एक, वो फॉर्मूला मैंने यहां पे कुछ लिख दिया। फॉर्मूला तो मुझे पता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम, ये तो मुझे पता ही है। बट अगर मटेरियल पेरिशेबल हो तो क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। और इसके बारे में बात करने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहां पर आपको बना के दिया है, और ये एग्जांपल आपको कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल में इलैबोरेट करके समझा देगा। आइए करते हैं इस एग्जांपल को। क्या किया मैंने? मैक्सिमम स्टॉक लेवल एज पर फॉर्मूला कितना है? 15,000 केजी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि फॉर्मूले ने मुझे बताया कि मैं अपनी कंपनी में मैक्सिमम 15,000 केजी का स्टॉक रखूं, इससे ज्यादा स्टॉक कभी भी नहीं रखूं। यानी मेरी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 15,000 केजी। ओके, ये तो पहले जानते थे आप। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, यहां का डेली यूसेज कितना है? 700 केजी पर डे। अच्छा, एक दिन में मटेरियल कितना इस्तेमाल होता है? 700 केजी। ओके, फिर क्या बने? मटेरियल इज पेरिशेबल इन नेचर एंड इट गेट्स ऑब्सोलीट इफ नॉट यूज विद इन 15 डेज। वही वाली बात है, आज खरीदा और अगले 15 दिन में अगर इस्तेमाल नहीं किया खराब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 15 दिन में इस्तेमाल कितना होगा? तो भाई 700 गुना 15, 10,500 केजी। 10,500 केजी का इस्तेमाल होगा अगले 15 दिन के अंदर। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल 15,000 केजी का रखने जा रहे हो और आपको पहले से पता है कि 15,000 पूरा इस्तेमाल होगा ही नहीं, क्योंकि 15 दिन में मटेरियल खराब हो जाता है, तो इस्तेमाल होगा ही सिर्फ 10,500, तो मुझे बताओ आप कितना मैक्सिमम स्टॉक रखोगे? आपके मन में आंसर आ चुका है कि सर मैं 10,500 रखूंगा एज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही था कॉन्सेप्ट, यही था कॉन्सेप्ट, यही था कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, जितना मैं यूज कर सकता हूं उससे ऊपर का स्टॉक रख के मुझे क्या करना है? वो तो मेरा वेस्ट ही हो जाएगा। तो मैं फालतू पैसे क्यों फंसाऊंगा उसके अंदर? फालतू कैरिंग कॉस्ट, फालतू ऑर्डरिंग कॉस्ट, फालतू परचेज कॉस्ट। पागल हूं क्या मैं? अरे मैंने अगर अपना खर्चा बढ़ा लिया तो मेरा प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा? पर अगर प्रॉफिट मेरा कम हो गया तो मजे कैसे करूंगा भाई? कैसे घूमूंगा अंडमान निकोबार? हाँ, कैसे घूम के आऊंगा दुबई के अंदर? पैसे बिना कुछ नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, उनको समझा देना पैसे बिना भी कुछ नहीं होता। भूख लगी होगी, पैसा नहीं होगा, खा नहीं पाओगे, तब पता पड़ेगा पैसे की वैल्यू। तो भाई साहब कॉस्ट को बढ़ाना नहीं है मुझे, कॉस्ट को मुझे कम करना है, मुझे पैसा बनाना है। तो भाई जब मुझे पता है 10,500 मैक्सिमम इस्तेमाल होगा तो इससे ऊपर का स्टॉक रखूं क्या मैं पागल हूं? आंसर इज नो। तो लो जी, इन केस ऑफ पेरिशेबल नेचर ऑफ मटेरियल है तो उस केस में मैक्सिमम स्टॉक लेवल शैल बी लोअर ऑफ फॉलोइंग। इन दोनों में जो कम होगा वही कहलाएगा आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल। क्या? एक निकालेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल एज पर फॉर्मूला, और दूसरा क्या है? नॉर्मल यूसेज गुना पेरिशेबल पीरियड। यही काम तो आपने यहां पे किया था। ये क्या था? नॉर्मल यूसेज, और ये क्या था? पेरिशेबल पीरियड। तो जाने अनजाने में फॉर्मूला आपने खुद से बना दिया। फॉर्मूला क्या बन गया? नॉर्मल यूसेज गुना पेरिशेबल पीरियड। तो जो भी यहां पे निकलेगी क्वांटिटी, इन दोनों में जो भी लो होगा वही बनेगा हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कैलकुलेट मैक्सिमम स्टॉक लेवल। हमें 4 ऑप्शन दे दिए, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। रीऑर्डर लेवल कितना है? 2400 केजी। रीऑर्डर लेवल है ये, ऑर्डर कब करेंगे? रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 12,000 केजी। मिनिमम लीड टाइम गिवन है और मिनिमम मटेरियल यूसेज गिवन है। ओके, 1100 केजी। फिर मुझे गिवन है नॉर्मल यूसेज 1500 केजी पर, ये पर डे है, नॉट पर ऑर्डर, ये है पर डे। 1500 केजी पर, मैं भी ठीक कर लूं अपने पास, पर डे, ये 1500 केजी पर डे है। इट इज इन्फॉर्म दैट मटेरियल अंडर कंसिडरेशन इज पेरिशेबल इन नेचर।
एंड इट बिकम्स यूजलेस इफ नॉट यूज विदिन 6 days ऑफ मेटेरियल रिसीट। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा पेरिशेबल पीरियड। और मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। चलो निकालता हूं मैं एज पर फॉर्मूला। चलो सबसे पहले निकालता हूं मैं एज पर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, मतलब मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। क्यों, मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल मेरा कितना है 2400, रीऑर्डर क्वांटिटी 12000, लीड टाइम 4 days और क्वांटिटी है 1100। ये आ गया मेरा 10,000। अब निकाल रहा हूं मैं नॉर्मल यूसेज गुना पेरिशेबल पीरियड। तो नॉर्मल है मेरा 1500 पर डेली, 1500 के जी डेली, और दिन है मेरे पेरिशेबल के 6, कितना आ गया मेरा 9000। तो 10,000 और 9000 कम कौन सा है, 9000। तो मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होगा 9000। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ये सी गलत लिखा है यहां पर, मेरा करेक्ट आंसर है बी, 9000 kg। मैं भी टिक लूं के नोट्स के अंदर। नौ 9000 kg। तो मैंने प्रॉपरली आपको बता दिया, आंसर प्रॉपरली फॉर्म में लिख के दे दिया, प्रॉपरली लिखकर भी एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा रिवाइज करने के अंदर। तो लो जी, मेरा ये पूरा हो गया है कॉन्सेप्ट। इसको एब्जॉर्ब करो। वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। पेरिशेबल मतलब वो मटेरियल जो जल्द ही खराब हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है। चलो अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट, इन्वेंट्री स्टॉक आउट। क्या मतलब होता है स्टॉक आउट का? स्टॉक आउट का मतलब है महापाप। महापाप, एक होता है पाप, एक होता है महापाप। ये महापाप है। महापाप मतलब कस्टमर हमारी दुकान पर माल खरीदने के लिए आ गया और हमने बोला साहब हम नहीं बेच पाएंगे, हमारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। महापाप। मैं समोसे खाने के लिए गर्मा गर्म समोसे वाले की दुकान पे चला गया। मैंने कहा यार आज 2 समोसे खाऊंगा, आज चीट डाइट करनी है मेरे को। मैंने कहा भाई 2 समोसे दो गर्मा गर्म। बोला सर समोसे खत्म हो गए। महापाप। अरे कस्टमर गेट पे खड़ा था, कस्टमर वॉज रेडी टू बाय और आपके पास स्टॉक नहीं था। तो भाई जो प्रॉफिट आप उसे बेचकर कमाते वो नुकसान है आपका। हंस क्या रहे हो? जो प्रॉफिट आप बेच के कमाते वो नुकसान है आपका, आप हंस रहे हो। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, आपको पूरे कॉन्फिडेंट हो, सेम क्वेश्चन आपने सुबह किया था बट टाइम कम रह गया, क्वेश्चन छूट गया। क्या बोलूंगा इसको मैं? महापाप। इंस्टीट्यूट खुद बोल रहा है इसको सॉल्व करके मुझसे 5 नंबर 10 नंबर 12 नंबर जितने का भी क्वेश्चन ले लो। आपने क्या बोला? मुझ पे टाइम नहीं है। महापाप। महापाप। तो भाई महापाप कंपनियां भी कर देती हैं। तो उस महापाप से बचने के लिए ना कंपनियां सोचती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ज्यादा स्टॉक रखो अपने पास तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। मान लो ऑर्डर नहीं आया, कस्टमर नहीं आया, वो भी रिस्क है। अगर ना रखूं कस्टमर आ गया तो लॉस हो जाएगा, वो भी रिस्क है। तो लॉस मेरा कहां पे कम है, वही तो कॉन्सेप्ट है। समोसे वाला 10 समोसे एक्स्ट्रा बना के रखे और कोई कस्टमर ना आए, वो क्या है? लॉस। समोसे खराब हो जाएंगे। बट समोसे बना के रखे ही ना और कस्टमर आ जाए तो जो प्रॉफिट वो कमाता वो भी क्या हो गया? लॉस। तो समोसे वाला सोच रहा है कि यार मैं कितने समोसे रखूं जहां पे मेरा रिस्क कम हो, जहां पे मेरा लॉस कम से कम हो, लॉस मिनिमाइज हो। देखो यहां पे लॉस को इग्नोर, लॉस को जीरो कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मुझे पता थोड़ी है, ये तो फ्यूचर है, कस्टमर आएगा नहीं आएगा मुझे क्या पता। तो लॉस को जीरो कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, हाँ लेकिन लॉस को मिनिमाइज कर पाना तो पॉसिबल है।
तो वही है ये कॉन्सेप्ट। तो यहां पर हम निकालते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट, मतलब कस्टमर दरवाजे पर आया और उसका हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए, उसका अगर हम ऑर्डर पूरा करते तो हम कितना कमाते, उसको बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट से बचने के लिए कंपनी मेंटेन करती है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक सेफ्टी स्टॉक। अच्छा, सेफ्टी स्टॉक जब कंपनी मेंटेन करती है तो कंपनी क्या होता है, वहां पे खर्चा होता है। कौन सा खर्चा होता है? खर्चा होता है कैरिंग कॉस्ट का। तो कंपनी ये सोचती है हर बार कि मैं कितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स अपने पास रखूं, मतलब कितना सेफ्टी स्टॉक अपने पास रखूं। तो सेफ्टी स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है सेफ्टी स्टॉक गुना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। स्टॉक आउट यूनिट्स मतलब होता है कितने का डिमांड आई, यानी कितने का ऑर्डर आया, माइनस कितना था सेफ्टी स्टॉक। भाई मान लो हमारे पास ऑर्डर आया 100 यूनिट का, 20 तो हमने दे दिया, 80 नहीं दे पाए, तो 80 मेरा क्या होगा, स्टॉक आउट। फिर ये क्या है मेरा स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, बेसिकली मेरा क्या है ये लॉस। कौन सा लॉस? अगर मैं बेचता तो प्रॉफिट कमाता, तो जो प्रॉफिट में नहीं कमा पाया उसे लॉस कह रहा हूं। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर है, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है, 100% सर्टेन तो मैं हूं नहीं, तो मैं क्या लगाऊंगा, चांसेस, कि भाई इतना ऑर्डर आने के कितने चांस है, इतना ऑर्डर आने के कितने चांस है। चलो तो ये कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मेसर्स टायरो ट्यूब्स ट्रेड्स इन 4 व्हीलर टायर्स एंड ट्यूब्स। इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल in the year end 2011-12 the report of sales manager revealed that measures Tyro Tubes experienced stock out। यानी 11-12 में ऐसा हुआ, कस्टमर हमारे दरवाजे पर था और हमें मना करना पड़ा। द स्टॉक आउट डेटा इज एज फॉलोज। तो कंपनी ने क्या करा, एस्टिमेट करा, भाई 100 का ऑर्डर पूरा ना कर पाए, अनएक्सपेक्टेड आ जाए, साल में 2 बार ऐसा हुआ है ना। 80 खरीदने आए, हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए, साल में 5 बार ऐसा हुआ। 50 खरीदने के लिए आए, हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए, साल में 10 बार ऐसा हुआ। हमारे पास कस्टमर 20 खरीदने के लिए आया, 20 टायर, हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए, साल में 20 बार ऐसा हुआ। हमारे पास कस्टमर 10 टायर खरीदने के लिए आया, हम उसका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए, साल में 30 बार ऐसा हुआ। हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर आया ही नहीं, ऐसा 33 बार हुआ। तो कुल मिलाकर ये क्या है, स्टॉक आउट डेटा। अच्छा, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी कितनी बार हुआ, इसके बेस पे क्या निकालूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जो मेरा पास्ट डेटा होता है ना उसी के बेस पे बनता है फ्यूचर का एस्टिमेशन। जो मेरा पास्ट डेटा होता है उसी के बेस पे बनता है फ्यूचर का एस्टिमेशन। तो आइए मैं बनाता हूं प्रोबेबिलिटी। तो 2 + 5 + 10 + 20 + 30 और 33, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 100। तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो क्या होगा, 2/100 गुना 100 2%, 5/100 गुना 100 5%, 10/100 10%, फिर ये 20%, फिर ये 30% और फिर ये 33%। तो मुझे पता पड़ गया एक प्रोबेबिलिटी। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, मेसर्स टायर ट्यूब लॉसेज 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। कस्टमर हमारे दरवाजे पर आया, हम उसे सप्लाई नहीं कर पाए, उसकी वजह से हमें लॉस कितना हो रहा है, 150 रुपए का लॉस। मतलब भाई जो प्रॉफिट हम कमाते नहीं कमा पाए, लॉस हो गया ना। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है स्पेंड्स 50 यूनिट्स पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री। ये क्या है मेरा, दिस इज बेसिकली माई कैरिंग कॉस्ट। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एज्यूमिंग कंपनी इज मेंटेनिंग 20 यूनिट्स ऑफ सेफ्टी स्टॉक। क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, आप बताओ भैया हमारी कॉस्ट कितनी, अगर कंपनी क्या मेंटेन करे, 20 यूनिट की सेफ्टी स्टॉक। तो मुझे क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है स्टॉक आउट कॉस्ट और इसमें ऐड कर देनी है कैरिंग कॉस्ट और आ जाएगी मेरी टोटल कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे निकालूंगा, ये रहा फॉर्मूला। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालूंगा, ये रहा फॉर्मूला। दोनों को ऐड कर दूंगा, आगे मेरी टोटल कॉस्ट। तो आइए बात करते हैं सेफ्टी स्टॉक की, बात करते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट की। स्टॉक आउट कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट का फॉर्मूला ये रहा, एज इट इज फॉर्मूला सेम ऊपर वाला। अच्छा, तो ये क्या लिखा मैंने, अनएक्सपेक्टेड डिमांड 100 80 50 20 10। ये कहां से आया सर, तो ये यहां से आया। मैं ये मान रहा हूं नेक्स्ट ईयर के अंदर अगर सेम डेटा रिपीट हो तो क्या होगा,
अच्छा, फिर मैंने क्या माना, सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट का, मैंने 20 क्यों माना, बिकॉज मुझे क्वेश्चन में गिवन है। भाई अब जरा सुनना मेरी बात बड़े गौर से, सुनना मेरी बात बड़े गौर से, सुनना मेरी बात बड़े गौर से। अगर 100 का ऑर्डर आ गया, मेरे पास 20 पड़े एज सेफ्टी स्टॉक, तो 20 तो बेच दूंगा, तो मेरा स्टॉक आउट कितना होगा, सिर्फ 80। क्या समझे, ए बी, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी। सिंपल सी बात है, मेरे पास कस्टमर आया, अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर आया, तो जितना मैंने सप्लाई कर दिया उसमें तो लॉस हुआ नहीं, प्रॉफिट कमा लिया। जो सप्लाई नहीं कर पाया उस पर लॉस होगा सिर्फ। तो अगर 80 का ऑर्डर आएगा तो 20 मेरे पास है, 60 पे नुकसान होगा। अगर 50 का ऑर्डर आएगा, 20 मेरे पास है, 30 का नुकसान होगा। अगर 20 का ऑर्डर आएगा तो 20 मेरे पास है, नुकसान होगा ही नहीं। अगर 10 का ऑर्डर आएगा, 20 मेरे पास है, नुकसान होगा ही नहीं। तो ये क्या आ गया मेरा, स्टॉक आउट यूनिट्स। इसको मैं सी बोल देता हूं। अच्छा, स्टॉक आउट यूनिट मेरी हो गई, निकाल ली मैंने सी। 150 मेरा क्या है, लॉसेज पर यूनिट, और ये मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहां से निकाली, तो ये निकाली थी ना अभी प्रोबेबिलिटी। अब मुझे निकालनी है ये है बेसिकली मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट। तो कैसे निकालूंगा, ये कर दूंगा सी गुना 150 गुना डी। सर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ये तो। अरे डिफिकल्ट नहीं है यार, सी मतलब है स्टॉक आउट यूनिट्स, जो ये निकाली। 150 क्या है मेरा, लॉसेज, ना बेचने पर जो प्रॉफिट कमाता वो नहीं कमा पाया, वो लॉस 150 रुपए। ये कहां गिवन है, तो ये गिवन है क्वेश्चन में यहां पर। ठीक है, उसके बाद डी मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, सी गुना 150 गुना डी। तो 80 गुना 150 गुना 2%, 80 गुना 150 गुना 2% कितना आ गया, 240। 60 गुना 150 गुना 5% कितना आ गया, 450। फिर 30 गुना 150 गुना 10%, 450। और ये तो जीरो ही है, तो जीरो ही आएगा। ऐड कर दो, कितना आ गया, 1140। तो मुझे ये तो पता पड़ गया कि मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट है 1140। अब मुझे क्या ऐड करना है, अब मुझे ऐड करनी है सेफ्टी स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट, सेफ्टी स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला, सेफ्टी स्टॉक है मेरा 20 यूनिट और कैरिंग कॉस्ट है मेरी 50 रुपए पर यूनिट। तो सिंपल है भाई, 20 गुना 50 कर दो, कितना आ गया, 1000। 1000 प्लस 1140 कितना हो गया, 2140। लो जी, हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। यही है मेरा क्वेश्चन नंबर 10, यही है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। इस स्टॉक आउट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी समय से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, खास ध्यान रखना इस वाले टॉपिक का। डिफिकल्ट नहीं है, बट काफी समय से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। आपको याद करने हैं सिर्फ दो फॉर्मूले, एक स्टॉक आउट कॉस्ट का और एक कैरिंग कॉस्ट का, और दोनों फॉर्मूले लॉजिकल भी हैं और आपको बात समझ में आ भी गई है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं आगे, अगला कॉन्सेप्ट है आपका एबीसी एनालिसिस। अगला कॉन्सेप्ट है आपका एबीसी एनालिसिस। आइए जरा, ये होता क्या है आपका एबीसी एनालिसिस। पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। एबीसी का मतलब क्या होता है, एबीसी का मतलब होता है हम कहां पर ज्यादा फोकस करेंगे, कहां पर थोड़ा फोकस करेंगे और कहां पर बहुत कम फोकस करेंगे, इस बात को तय करना। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि स्टडी मैट के हर क्वेश्चन को करने के बाद कैटेगरी ए, बी और सी में डालो। कैटेगरी ए मतलब आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, कैटेगरी बी मतलब कुछ पॉइंट डिफिकल्ट है, पूरा क्वेश्चन नहीं, कैटेगरी सी मतलब आसान है। तो जब आप किसी चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को कैटेगरी ए, बी और सी में तोड़ देते हो, अब आपको पता है आपको मेन फोकस कहां पे करना है, कैटेगरी ए वाले क्वेश्चंस पर। अब आपको पता है कि जब रिवाइज करना है तो कैटेगरी ए वाले क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम देना है। आपको पता है कैटेगरी ए वाले क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व करना है। कैटेगरी बी वाले के आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, कैटेगरी सी वाले आंसर्स को वेरीफाई करो, चाहो तो छोड़ दो। तो भाई साहब एबीसी करने से क्या होता है, हम इस बात को तय कर पाते हैं कि कहां पर हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन सा हमारा मेन कोर एरिया है। ऐसे कंपनी के अंदर भी होता है भाई, एक कंपनी के अंदर बहुत तरीके के रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, बहुत तरीके के। तो कंपनी करती क्या है, अपने सभी रॉ मटेरियल को कैटेगरी ए, बी और सी में डिवाइड कर लेती है। फिर होता क्या है, जो कैटेगरी ए में आते हैं उसके ऊपर टॉप मैनेजमेंट फोकस करता है,
जो कैटेगरी बी में आते हैं उस पर मिडिल मैनेजमेंट फोकस करता है, और जो कैटेगरी सी में आते हैं उस पर लोअर मैनेजमेंट फोकस करता है। जहां कैटेगरी ए जो कैटेगरी ए में आते हैं वहां पर सारी टेक्निक फॉलो करते हैं। एक बार में कितना ऑर्डर करें, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, किस लेवल पर ऑर्डर करें, कितना रखें मैक्सिमम स्टॉक, कितना रखें मिनिमम स्टॉक, कितना रखें सेफ्टी स्टॉक, कुल मिलाकर हर फॉर्मूला हर टेक्निक उस पर लगाते हैं, कैटेगरी ए पे लगाते हैं। और कैटेगरी सी मतलब अरे छोड़ो ना यार, क्यों? कैटेगरी सी मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट। अब सवाल यह है कैटेगरी ए में कौन आएगा, कैटेगरी बी में कौन आएगा, कैटेगरी सी में कौन आएगा? तो इसका जवाब है जहां मेरे ज्यादा पैसे लगे हैं वो कैटेगरी ए में आएगा, जहां मेरे कम पैसे लगे हैं कैटेगरी बी में आएगा, और जहां सबसे कम पैसे लगे हैं कैटेगरी सी में आएगा। ठीक है, अच्छा बात समझ में आ गई। कैटेगरी ए में कौन सा आएगा? जहां पर कंपनी के ज्यादा पैसे लगे हैं, और ज्यादा पैसे लगे मतलब लगभग 70% पैसा जिन पे लगा है वो कैटेगरी ए में, अगले 20% कैटेगरी बी में, और अगले 10% कैटेगरी सी में। अच्छा, ये 70%, 20% और 10% फिक्स नहीं है। मतलब ये जो रूल है ना कि 70% कैटेगरी ए में आएंगे, 20% कैटेगरी बी में आएंगे, 10% कैटेगरी सी में आएंगे, फिक्स नहीं है। कोई कंपनी चाहे तो ऐसा भी कर सकती है कि 65% कैटेगरी ए में आएंगे, 25% कैटेगरी बी में आएंगे, तो 65 प्लस 25 और फिर बचेगा 10, और बाकी रिमेनिंग कैटेगरी सी में आएंगे। यानी ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि उसको कितने परसेंट कैटेगरी ए में डालें, कितने कैटेगरी बी में और कितने कैटेगरी सी में। अच्छा, एग्जाम के लिए हमें क्या करना है? हमें तो फॉलो करना है 70, 20 और 10। यानी हम क्या करेंगे, हमारे पास ना बहुत सारे आइटम होंगे। मान लो रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, 3, 4, 5, 6। हम क्या निकालेंगे? इनकी टोटल कॉस्ट। भाई कितना खर्चा इस पे हुआ, कितना 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 इस पे हुआ। फिर निकाल लेंगे परसेंटेज कि भाई सबसे ज्यादा किस पे खर्च होता है, वो मुझे यहां पता पड़ जाएगा परसेंटेज के अंदर। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल है फिर 4 लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, समझाता हूं उससे आपको। जैसे मान लो मेरे पास 4 मटेरियल हैं, मैंने कहा कि भाई 100 रुपए यहां लगते हैं, मैंने कहा कि 150 रुपए यहां लगते हैं, और मैंने कहा 250 रुपए यहां लगते हैं, और मैंने कहा 400 रुपए यहां लगते हैं। तो भाई 100, 150, 250 और 400, तो मोटे तौर पे लगते हैं मेरे 900 रुपए। मैंने कहा जरा परसेंटेज निकालना। आपने कहा ठीक बेटा, 100/900 गुना 100%, तो ये आ गया मेरा 11%, लगभग 11%, अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं। 150 डिवाइड बाई 900, ये आ गया मेरा लगभग 17%। फिर 250 डिवाइड बाई 900, ये आ गया मेरा लगभग 28%। फिर 400/900, ये आ गया मेरा 400/900, ये आ गया मेरा 44। एक बार चेक कर लेता हूं, तो ये आ गया मेरा 44%। तो ये था मेरा स्टेप 1 और ये था मेरा स्टेप 2। अब मैंने करना क्या है, कैटेगरी एबीसी में डालना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगला स्टेप 3। स्टेप 3 है मेरा, इसको रैंक देना, रैंक। सबसे ज्यादा जहां परसेंटेज है उसे रैंक 1, फिर इसको रैंक 2, फिर इसको रैंक 3 और फिर इसको रैंक 4। फिर डालता हूं मैं एबीसी के अंदर। अब देखो स्टेप नंबर 4 है मेरा एबीसी में डालने वाला, स्टेप नंबर 4। लगभग 70% के करीब कैटेगरी ए में डालूंगा। तो ध्यान देना, रैंक 1 का 44% और रैंक 2 का 28%, जोड़ के लगभग कितना आ गया, 72%। तो मैं बोलूंगा ये भी कैटेगरी ए है और ये भी कैटेगरी ए है। अच्छा, शुरू कैसे किया मैंने, रैंक 1 वाली परसेंटेज प्लस किया रैंक 2 वाली परसेंटेज। ध्यान देना, रैंक 1 वाली परसेंटेज, रैंक 2 वाली परसेंटेज, ऐसे मैं ऐड करता जाऊंगा। कब तक, जब तक वो 70 करीब ना आ जाए। और जो 70 करीब आ जाएगी कैटेगरी ए बोल दूंगा। तो हुआ क्या, जो रैंक 1 और रैंक 2 की परसेंटेज को मैंने ऐड किया, 70 करीब आ गई है, 72%। फिर शुरू करूंगा इसके बाद, रैंक 3 की परसेंटेज कितनी है मेरी, वो आ जाए मेरी 20 से करीब। तो भाई मोटा मोटा 20 से करीब है, इसे कैटेगरी बी बोल दिया, और आखिरी में बचे कैटेगरी सी। तो लो जी, ये चारों स्टेप मैंने आपको एक इजी सा एग्जांपल लेके समझा दिए, एक बार देख लो। समझ गए भाई, एबीसी में तोड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको पता नहीं कि मेन काम कहां पे फोकस करना है तो आप डी फोकस कर देंगे। चलिए, तो ये था कॉन्सेप्ट।
अच्छा एक और खास बात, 70 20 10 फॉलो करेंगे, बट ध्यान देना रियल लाइफ के अंदर कंपनी कुछ और भी फॉलो कर सकती है, कंपनी की मर्जी है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, आपको बात समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मुझे दे रखे आइटम 1 से लेके 12 तक, और क्वेश्चन ने बोला इसको एबीसी में कैटेगराइज करो। तो मेरे स्टेप क्या थे? मेरे देखो, स्टेप 1 था मेरा, पहले क्या निकालूंगा? टोटल कॉस्ट। स्टेप 2 निकालूंगा परसेंटेज, स्टेप 3 निकालूंगा रैंक, और स्टेप 4 निकालूंगा एबीसी। स्टेप 4 कैसे करूंगा ये समझा दिया मैंने आपको यहां पर। रैंक 1 2 3 4 ऐड करूंगा 70% तक, फिर अगली रैंक 20% तक, फिर अगली रैंक 10% तक। आइए तो क्वेश्चन नंबर 11, तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 स्टेप नंबर 1 मुझे क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट। कैसे निकालूंगा? यूनिट्स गुना यूनिट कॉस्ट, यही तो होगा, यूनिट्स गुना यूनिट कॉस्ट, यूनिट्स गुना यूनिट कॉस्ट, यूनिट्स गुना यूनिट कॉस्ट। तो ये काम मैंने ऑलरेडी यहां पर कर दिया है, तो ये निकाल दिया मैंने स्टेप 1। कैसे निकाला मैंने? इसको मैं अगर यूनिट्स को ए कह दूं और इसे कह दूं बी, तो ये है मेरा ए गुना बी। सिंपल भाई, फालतू में कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि मैंने उसको दे दिया आंसर को, ताकि इस पे टाइम वेस्ट ना हो कैलकुलेशन में। कैलकुलेटर तो कर लोगे ना आप। फिर ये मेरा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करा मैंने? निकाली परसेंटेज, यानी 35,000 डिवाइड बाई 3,55,770 गुना 100, तो ये आ गया 9.83%। अगला आ गया 20.23%। कैसे आया? 72,000 डिवाइड बाई 3,55,770 रुपए गुना 100, तो ये स्टेप 2, ये निकाली मैंने परसेंटेज। ये है मेरा स्टेप 3। यहां पे दे रहा हूं मैं रैंक। रैंक मुझे कैसे देनी है? जहां पर हाईएस्ट परसेंटेज है वो बनाएगा। तो हाई कौन सी? देखो 9 20 4 3 16, हाई मेरी है ये वाली, तो रैंक 1 दे दिया इसको। इससे कम है 20 वाली, तो रैंक 2 दे दिया इसको। फिर इससे कम है 16, रैंक 3 दे दिया इसको। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा रैंक 1, उससे कम रैंक 2, उससे कम रैंक 3, उससे कम रैंक 4, उससे कम रैंक 5। इसके बाद यह है मेरा स्टेप नंबर 4। अब मैं ऐड करूंगा। सबसे पहले मैं ऐड करूंगा रैंक 1 की परसेंटेज। रैंक 1 की कितनी है? 22.9502। फिर ऐड करूंगा रैंक 2 की परसेंटेज, तो 20.2378। फिर ऐड करूंगा रैंक 3 की परसेंटेज, तो 16.0216। फिर ऐड करूंगा रैंक 4 की परसेंटेज 9.8378। 9.8378, ये आ गया मेरा 69.04%, मतलब मोटा मोटा 70% के बराबर आ गया। तो मैंने क्या करा? रैंक 1 को ए दे दिया, रैंक 2 को भी ए दे दिया, रैंक 3 को भी ए दे दिया, और रैंक 4 को भी ए दे दिया, और मैं रुक गया। रुक क्यों गया मैं? क्योंकि इन चारों की परसेंटेज ऐड करके 70% के बराबर आ चुकी है। तो ये 4 आइटम मेरे कैटेगरी ए में आ गए। इसका मतलब है आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 5 और आइटम नंबर 11, ये चारों आइटम कैटेगरी ए में आ गए। इसका मतलब है टॉप मैनेजमेंट इन 4 आइटम का ऑर्डर करते वक्त खास ध्यान रखेगा कितना ऑर्डर कर रहे हैं, कहां से ऑर्डर कर रहे हैं, बार्गेनिंग करेगा, है ना, प्रॉपरली। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, कैटेगरी बी निकालते हैं। तो क्या करेंगे? रैंक 5 की परसेंटेज 7.1451 प्लस रैंक 6 की परसेंटेज 5.6216, फिर रैंक 7 की परसेंटेज 4.2162, फिर उसके बाद रैंक 8 की परसेंटेज 3.7103, ये आ गया 20.69। इसका मतलब है ये सारी कैटेगरी बी है। तो भाई रैंक 5 कैटेगरी बी, रैंक 6 कैटेगरी बी, रैंक 7 कैटेगरी बी, रैंक 8 कैटेगरी बी। इसका मतलब है आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4, आइटम नंबर 6 और आइटम नंबर 12 ये कैटेगरी बी है। इसमें ध्यान रखिएगा मिडिल मैनेजमेंट, टॉप नहीं, मिडिल मैनेजमेंट। अच्छा, इसके बाद जो बच गए वो सारे के सारे क्या है? कैटेगरी सी है। ये चारों कैटेगरी सी है। तो 70 20 और 10 के बेस पे मैंने कैटेगरी ए बी सी में बांट दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? एक बार आप देख लो, रुक जाता हूं मैं 1 मिनट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं एक चीज करवाता हूं। ध्यान देना, मैंने यहां पे लिख रखा है कि 70 20 10 इज नॉट द ओनली मेथड। इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, हमारे आईसीआई मैट के अंदर कैटेगरी एबीसी में माप डालने के लिए ये कुछ रूल्स दिए हैं, और सिर्फ इसी एग्जांपल में दिए हैं। यानी कि हमारा जो आईसीआई का स्टडी मैट है उसने 70 20 10 के अलावा एक और रूल दे दिया। उसने बोला कि एंटिटी ने डिसाइड किया है, कौन सी एंटिटी? कंपनी ने डिसाइड किया है कि जहां पर खर्चा 50,000 या उससे ज्यादा होगा उसे कैटेगरी ए बोलेंगे। अच्छा,
जहां पर टोटल कॉस्ट 15 से 50 के बीच में होगी कैटेगरी बी बोलेंगे, और जहां पर खर्चा 15 से कम है कैटेगरी सी बोलेंगे। मतलब 70 20 10 वाला रूल हटा दिया इस क्वेश्चन में। किसने? कंपनी ने, नॉट आईसीआई। कंफ्यूज मत कर जाना। अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ गया कि भाई ये है तुम्हारा एबीसी में कैटेगराइज करने का बेसिस, एबीसी बेसिस, सुन लो मेरी बात बड़े गौर से। एग्जाम में आ गया कि आपको एबीसी इस बेस पर बताना है, तो 70 20 10 भूल जाना, सिर्फ इसको फॉलो करेंगे। आइए इसको फॉलो करेंगे तो कैटेगरी ए में, बी में, सी में कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में आपको बताता हूं मैं। इसको पहले रफ कर मिटा दूं ताकि आपको फिर से करके दिखाऊंगा हाईलाइट। अब देखो उसने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ इसके बेस पर हमें कैटेगरी एबीसी में डालना है। 50 से ऊपर कैटेगरी ए है ना, 15 से 50 कैटेगरी बी, और 15 से नीचे कैटेगरी सी। सबसे पहला आइटम कितना है? 35। बताओ कैटेगरी ए या बी? ये कैटेगरी बी है, इसको चेंज कर लो, आंसर को मॉडिफाई कर लो, कैटेगरी बी है ये। 72,000 50 से ऊपर है कैटेगरी ए, सही है। 15,000 कैटेगरी बी, 15 से 50 के बीच में कैटेगरी बी। 13,500 15 से कम है, 13,200 15 से कम है कैटेगरी सी। फिर इसके बाद 57,000 50 से ऊपर है कैटेगरी ए। 20,000 15 से 50 के बीच में है कैटेगरी बी। 12,000 15 से कम है कैटेगरी सी। 10,500 15 से कम है कैटेगरी सी। 2,400 15,000 से कम है कैटेगरी सी। 11,600 15,000 से कम है कैटेगरी सी। 81,650 50,000 से ज्यादा है कैटेगरी ए। और 25,420 15 से 50 के बीच में कैटेगरी बी। तो देखा आपने, कैटेगरी ए, बी और सी में तोड़ने का एक दूसरा बेसिस भी हो सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए और क्वेश्चन आपको एबीसी में डिवाइड करना है, कोई बेसिस खुद से दे, तो हमने उस बेसिस को मानना है। अगर क्वेश्चन ना दे बेसिस, तो 70 20 10 को मानना है। बात समझ में आ गई? तो ये था मेरा क्वेश्चन। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फॉर रॉ मटेरियल। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 एंड नंबर ऑफ डेज फॉर विच एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड। क्या फॉर्मूला है? 365 डेज डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और ये रहा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ओके, इससे पता क्या पड़ता है? इससे यह पता पड़ता है मटेरियल खरीदने के बाद कितने दिनों बाद वो इस्तेमाल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक 90,000, हमें गिवन है परचेज 270 और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 110। तो भाई ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये क्या आ जाएगा मेरा? कितना कंज्यूम हुआ? तो 90 270 माइनस 110, तो कंज्यूम कितना हुआ? 250। कंज्यूम कितना हुआ? 250। अच्छा, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज कितना मेरा? 110 है मेरा क्लोजिंग और 90 है मेरा ओपनिंग, तो एवरेज मेरा कितना हो गया? 1 लाख। तो डिवाइड बाय 1 लाख, तो 2.5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, ये आ गया मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.5। ओके, इसके बाद निकालना नंबर ऑफ डेज फॉर विच इन्वेंट्री इज हेल्ड। तो फॉर्मूला क्या है? 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो ये कितना आ गया मेरा? 146 डेज। इसका मतलब क्या है? खास बात है इसका मतलब है कि आज हमने मटेरियल खरीदा तो 146 डेज के बाद वो इस्तेमाल होगा, और ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। मटेरियल तुरंत इस्तेमाल होना चाहिए, वरना कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। ज्यादा लंबे समय तक रखा रहेगा तो कंपनी के लिए इट इज नॉट गुड। कंपनी को कैरिंग कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कर लेंगे आराम से। इसका खास पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। खास पॉइंट क्या है इसके अंदर? देखो, जब आप निकालोगे यहां पर आएगा आपका नंबर ऑफ डेज मटेरियल इज हेल्ड, नंबर ऑफ डेज मटेरियल इज हेल्ड, इसको मॉडिफाई कर लेना। देखो, ए इस्तेमाल होता है 52 दिन के बाद और बी होता है 146 डेज के बाद। जल्दी कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? मटेरियल ए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फास्ट मूविंग। जो जल्दी इस्तेमाल होगा उसे बोलेंगे फास्ट मूविंग। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इफ मटेरियल प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग।
नॉर्मल लाइफ के अंदर क्या होता है, मटेरियल का प्राइस कभी फिक्स नहीं रहता है, वो बार बार चेंज होता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो ऐसे केस के अंदर जो मटेरियल हमने कंज्यूम किया है प्रोडक्शन को बनाने के अंदर, उसकी कॉस्ट कितनी निकालें, कितनी माने, और हम पे जो स्टॉक बच गया है उसकी कॉस्ट कितने माने, उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट है। 3 मेथड होते हैं इस चीज को निकालने के, एक का नाम है फीफो, एक का नाम है लीफो और एक का नाम है वेटेड एवरेज। फीफो मतलब क्या होता है कि जो हमने यहां पर हम ये मानते हैं कि जो हमने पहले खरीदा था वो हमने पहले इस्तेमाल किया होगा, जो हमने पहले खरीदा था वो हमने पहले इस्तेमाल किया होगा। और लीफो मतलब जो हमने लेटेस्ट खरीदा उसे पहले इस्तेमाल किया होगा। एक एग्जांपल देकर मैं सिखा देता हूं इस बात को। जैसे मान लो कंपनी ने खरीदा लॉट 1, कंपनी ने खरीदा लॉट 2, कंपनी ने खरीदी 100 यूनिट्स और यहां पे मान लो खरीदी 200 यूनिट्स। ये खरीदा मान लो 10 रुपए के हिसाब से और ये खरीदा मान लो 12 रुपए के हिसाब से। और मान लो यहां पर यूज किया गया है मान लो 120 यूनिट्स। ये एग्जांपल आप समझ लेना, इस एग्जांपल की मदद से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, मेरी परचेज है और ये मेरी परचेज है। तो मैं निकालने जा रहा हूं 120 यूनिट जो मैंने कंज्यूम किए हैं। और देखो 120 मैंने कंज्यूम किए हैं, है ना, और बच क्या गया मेरा स्टॉक, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, 80 यूनिट्स। ओके, अच्छा 120 मैंने कंज्यूम किए हैं तो मैं निकाल रहा हूं एज पर फीफो। फीफो क्या बोलता है, जो पहले खरीदा था वो पहले इस्तेमाल होगा। तो हम क्या मानेंगे, इस 120 में 100 तो ये वाले हैं और 20 लॉट 2 में से हैं। तो मैं क्या बोलूंगा 100 गुना 10 और प्लस 20 गुना 12। लो जी, आ रही है बात समझ में, 100 गुना 10 20 गुना 12, बात समझ में आ रही है। फीफो ने क्या बोला, 100 होंगे लॉट 1 से और 20 होंगे लॉट 2 से। अच्छा लीफो क्या बोलेगा, लीफो बोलेगा लेटेस्ट वाला पहला। तो हम मानेंगे 120 कहां से है, लॉट 2 से, तो पूरे के पूरे 120 12 के हिसाब से। आई बात समझ में। तीसरा मेथड वेटेड एवरेज मेथड, ये क्या बोलता है, निकाल लो एक एवरेज प्राइस। तो भाई 100 गुना 10 कितने लगे, 1000। 200 गुना 12 कितने लगे, 2400। तो भाई 2400 प्लस 1000 कितने लग गए, 3400। दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, 1000 प्लस 2400 कितने लगे, 3400। यूनिट कितनी है मेरी, 100 और 200 यानी 300। तो मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, तो 3400 बटा 300, ये आ गई मेरी 11.34। 11.34, तो यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 120 गुना 11.34। तो लो जी, कंसेप्ट पूरे का पूरा आपके सामने खोल के रख दिया मैंने। फीफो मतलब पहले लॉट से पहले, उसके बाद अगले लॉट से। लीफो मतलब लेटेस्ट वाले से पहले, उसके बाद पिछले से। और वेटेड एवरेज मतलब निकाल लो एवरेज प्राइस। तो ये क्या निकाला मैंने, एवरेज प्राइस। और कैसे निकाला, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। तो ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब बात करते हैं स्टॉक कैसे निकलेगा। तो भाई टोटल परचेज कॉस्ट, ध्यान दो जरा, अब सवाल है इसी कॉस्ट कैसे निकलेगी, है ना। तो देखो ये हमें पता है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल बराबर होता है मटेरियल कंज्यूम्ड और प्लस होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब इस वाले एग्जांपल के अंदर ये तो है 0, ओपनिंग स्टॉक तो 0 है। परचेज हमें पता ही है, परचेज हमें पता है ना, 100 गुना 10 200 गुना 12, तो परचेज हमें पता है, ये निकाल लेंगे हम। अच्छा कंज्यूम की कॉस्ट कितनी है, ये भी पता है हमें, एज पर फीफो इतनी आ जाएगी जो भी निकालोगे, ये एज पर लीफो है और ये एज पर वेटेड एवरेज है, तो हमारी ये भी आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, परचेज में से माइनस कर दो मटेरियल कंज्यूम, आपकी ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहां पर हो गया है जी खत्म, कॉन्सेप्ट आपका यहां पर हो गया है जी खत्म। अच्छा तो ये जो है ना फीफो लीफो वेटेड एवरेज, अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा है, एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बन सकता है। क्या करेगा आईसीआई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर फीफो लीफो वेटेड एवरेज। तो प्रॉब्लम क्या होगी, एज पर फीफो अलग से निकालना पड़ेगा, एज पर लीफो भी निकालना पड़ेगा और एज पर वेटेड एवरेज भी निकालना पड़ेगा। तीनों जो मैच करेगा वो आंसर नहीं होगा, जो बच गया वो आंसर होगा। तो भाई साहब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के अंदर आपको डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में लगता है ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो वैसा नहीं है, डीप नॉलेज चाहिए। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, सेल्फ प्रैक्टिस है ये क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है और उसके बारे में बताता हूं मैं आपको, मेन पॉइंट बताता हूं आपको। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है, यहां पे गिवन है जो शॉर्टेज, ये बेसिकली आपका नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है, और ये आपका एबनॉर्मल लॉस है, ये आपका मेन पॉइंट है।
अच्छा, नॉर्मल लॉस है कैसे पता पड़ा? क्वेश्चन ने बोला शॉर्टेज इज ट्रीटेड एज इन्फ्लेटिंग द प्राइस। कॉन्सेप्ट याद करो शुरुआत वाला, क्या था कॉन्सेप्ट? कॉस्ट पर यूनिट बराबर क्या था? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। नॉर्मल लॉस यूनिट्स, तो जब मैं नीचे माइनस कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रही है? कॉस्ट बढ़ेगी ना। तो यहां से मुझे पता पड़ा कि नॉर्मल लॉस है ये। अच्छा, यहां पर लगी आग, तो ये क्या है? नॉर्मल लॉस। तो ये है नॉर्मल लॉस, ये है नॉर्मल लॉस। तो आपका ये क्वेश्चन आपने कर लेना है। ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैंने आपको प्रॉपर्ली दे दिया है और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट पूरी तरह रिवाइज हो गया है। आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो अब आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं और इसके बाद करेंगे अगला चैप्टर। थैंक यू।